पद में कुलपति रही हैं। आप यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की सम्मानित सदस्य भी रही हैं। इन सभी संस्थानों में कार्यरत रहते हुए आपने उद्यमिता एवं महिला सशक्तिकरण को लेकर अनेक नवाचार किए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुषमा यादव जी। सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में, जैसा कि मैंने बताया, हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय सह संगठक माननीय सतीश कुमार जी भाई साहब जुड़े हुए हैं, जिनके मार्गदर्शन में देश के कोने कोने में अभियान का कार्यकर्ता स्वावलंबन का अलख जगाने का काम कर रहा है। आप स्वयं इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 1982 से प्रचारक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। जैविक उद्यमिता पुस्तक और आज की कार्यशाला के विषय पर प्रकाश डालने के लिए मैं आमंत्रित करती हूं स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक प्रोफेसर राजकुमार जी मित्तल जी को, जो यूजीसी के सदस्य होने के साथ साथ जैविक उद्यमिता पुस्तक के लेखक भी हैं। माननीय आर के मित्तल जी भाई साहब, आपका स्वागत है। आप आज के इस सत्र का पहला सत्र, जो हमारे कार्यशाला, जो ऑनलाइन कार्यशाला का पहला सत्र, उसकी आप विधिवत शुरुआत करें जी। नमस्कार रचना जी और सभी बंधुओं और बहनों को नमस्कार। आज के इस 7 दिवसीय कार्यशाला जैविक उद्यमिता पर जो आज शुरू हो रही है, इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि और अध्यक्ष प्रोफेसर सुषमा यादव जी, मुख्य वक्ता माननीय श्री सतीश जी और सभी अधिकारीगण तथा कार्यकर्ता बंधुओं बहनों, आप सबका इस 7 दिवसीय कार्यशाला में अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि बहन अर्चना जी ने बताया कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जैविक उद्यमिता को किस तरीके से युवाओं तक ले जाया जाए, इस पर केंद्रित है। और हम सबके मन में एक ये स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता होगा कि जैविक उद्यमिता क्या है, या कोई दूसरी उद्यमिता भी है क्या। तो जैविक उद्यमिता एक प्राकृतिक, नेचुरल और स्वाभाविक उद्यमिता है, जो पाश्चात्य की उद्यमिता है उससे भिन्न है। हम सब जानते हैं कि पूर्व में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, और वो इसलिए कहलाता था क्योंकि समृद्धि थी, बेरोजगारी नहीं थी, और उसका मुख्य कारण था, जो मंत्र हमें मिला वो था उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार और निमन चाकरी या कहीं नौकरी। तो आज के संदर्भ में यदि हम देखें तो बिल्कुल इसके विपरीत दशा देखने को मिलती है। आज युवाओं में और सब जगह नौकरी को एक प्रेफरेंस के रूप में लिया जाता है, प्राथमिकता दी जाती है। व्यापार को और कृषि को एक दूसरे या तीसरे नंबर पर रखा जाता है। और हम सबका अनुभव भी यही है कि जहां पर भी विकास हुआ, जहां पर भी संपन्नता आई, वो आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने से आई। जहां जहां पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं, तेज होती है, वहां वहां जितनी भी ये बेरोजगारी या गरीबी या दूसरी समस्याएं हैं, वो सब समाप्त हो जाती है। इसलिए जैविक उद्यमिता एक ऐसा मार्ग है जो भारत में पहले से उपलब्ध है, पहले से जिसको अपनाया गया। हमारी जो अपनी गुण हैं, हमारे जो कैपेबिलिटी हैं युवाओं में, उसका प्रयोग कर और वातावरण में जो संसाधन आसपास मिलते हैं उनका प्रयोग कर छोटे मोटे उद्योगों को खड़े करना, व्यवसाय को खड़ा करना, बिजनेस को खड़ा करना, ये एक जैविक उद्यमिता है। वास्तव में जैविक उद्यमिता का अर्थ सिंपल अर्थों में मैं मानूं तो यही है कि कोई भी अपना व्यवसाय कैसे खड़ा कर सकता है, कैसे व्यवसाय को चला सकता है सफलतापूर्वक, इसकी क्या गुण होने चाहिए। जो उद्यमी होगा वो ये कार्य करेगा। और जो उद्यमशीलता है वो है गुण, जैसे उसमें योजना करने के गुण, उसमें मेहनत करने का गुण, उसमें उसको मार्केटिंग कैसे किया जाए, फाइनेंस कैसे किया जाए, संसाधनों को कैसा इकट्ठा किया जाए, ये सारी चीजें जो हैं ये उद्यमशीलता कहलाती है।
इसके विपरीत यदि हम पाश्चात्य के मॉडल को देखें, जैसे हमारे पास फेसबुक का एग्जाम्पल है, ओयो है, या और ये बड़े बड़े जो हमारे यहाँ पर भी जो ओला का एग्जाम्पल है, उबर का है, ये सारी की सारी कंपनियां भी स्टार्टअप की तरह से खड़ी हुई, मगर इन्होंने अपनी मार्केटिंग के लिए, अपने पैसे के लिए और बिजनेस प्लान के लिए ये बहुत सारा इनको शुरू में पैसा खर्च करना पड़ा। और क्योंकि इन सब चीजों की हमारे यहाँ कमी पाई जाती है, इसलिए जो सही रास्ता है वो पूर्व में जो रास्ता था कि हमारे अंदर जो गुण हैं उनका उपयोग कर आसपास के जो संसाधन हैं उनका प्रयोग कर किस तरीके से अपने व्यवसाय खड़े करें, ये भारतीय मॉडल है। और भारतीय मॉडल, अब इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि अब भारत को आत्मनिर्भर बनना है, विदेशों के ऊपर निर्भर नहीं करना है, हमें स्वावलंबी बनना है, हमें भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा होना है। और आज जो सामाजिक रूप से भी कहीं जगह गरीबी, तनाव, बेरोजगारी देखते हैं, इन सबको यदि आप देखेंगे तो इसका जो उत्तर है वो हमें छोटे छोटे व्यवसायों को खड़ा करने में ही दिखता है। और स्वावलंबी भारत अभियान भी इसी उद्देश्य के साथ चलाया गया कि भारत के युवाओं को, भारत की अर्थव्यवस्था को किस तरीके से पूर्ण रोजगार युक्त किया जाए, गरीबी को हटाया जाए, सामाजिक समरसता लाई जाए और पर्यावरण का ध्यान रखा जाए। इन सब का इलाज जो है वो जैविक उद्यमिता में हमें मिलती है। और माननीय श्री सतीश जी और अन्य अधिकारीगण, इन सबका स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत लगभग 2.5-3 साल से पूरे के पूरे भारतवर्ष में प्रवास हुआ। प्रत्यक्ष रूप से युवाओं से महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में सबसे बात हुई और देखने को यही मिली कि युवा आज तैयार है, वो बिल्कुल तैयार हैं। उनको उनकी शक्ति को पहचानने की हमें लायक बनाना है, उनकी थोड़ी हैंड होल्डिंग करनी है और उनको जो छोटी मोटी जो ट्रेनिंग है, स्किल है, उसको देने की जरूरत है। इसी उद्देश्य के हेतु ये इस संदेश को कि युवा किस तरीके से रोजगार देने वाले बने, ना कि रोजगार लेने वाले की उनकी मानसिकता हो, इसको बदलने हेतु ये पूरा का पूरा अभियान चला हुआ है। और जैविक उद्यमिता उसमें एक सकारात्मक और कारगर भूमिका निभा सकता है। इस उद्देश्य से ये अभियान पूरे भारतवर्ष में चला और इसके ऊपर साहित्य लिखा गया, किताबें लिखी गई। जैविक उद्यमिता की जो पुस्तक लिखी गई जिसका विमोचन सवाई माधोपुर में हुआ, वो भी इसी दिशा में एक कदम है। वो उपलब्ध सबको हो जाएगी, ऑनलाइन भी होगी और उसकी एक प्रिंट कॉपी भी मिलेगी सबको। इसके साथ साथ सारे भारतवर्ष में संगोष्ठियां हुई, वर्कशॉप हुई और इस तरीके से युवाओं के जनमानस को और उनमें जागरण की एक पूरी की पूरी मुहिम जो चली, उसी दिशा में सब यहाँ पर जो कार्यकर्ता बंधु हैं उनसे यही अब अपेक्षा है कि आप लोग इसको जितना ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में हमारी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, उतना ज्यादा युवाओं में इस विचार को हम आगे ले जा सकते हैं। मेरा स्वयं का भी चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में एक्सपीरियंस रहा। माननीय सतीश जी जब एक बार विश्वविद्यालय में गए थे तब वहां पर पूरे विश्वविद्यालय में लगभग 20-25 ऐसे बच्चे थे जो अपने पढ़ाई के साथ साथ धन अर्जन करने की प्रक्रिया में लगे थे। मगर उसके बाद हमने इस कार्यक्रम को आगे ले गए और हमारा अनुभव भी यही है कि वहां पर अब लगभग 300-400 जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ने के साथ साथ कमाते हैं। तो ये प्रशिक्षण उनको देने की हमें जरूरत है। इसी को ध्यान में रखकर ये कार्यशाला जो 7 दिन की है, इसकी योजना बनी। अब सभी बंधुओं से, बहनों से मेरी यही विनम्र निवेदन है कि पूरे के पूरे 7 दिन इसको लगनता पूर्वक और धैर्य से अच्छे तरीके से अटेंड करें, सुने और उसके छोटे छोटे अपने लिखते रहें पॉइंट। और जो किसी की कोई जिज्ञासा है वो भी, क्योंकि इसके बाद पहले माननीय श्री सतीश जी का, भाई साहब का एक पूरे के पूरे इस 7 दिन इस पुस्तक में जितने 10 अध्याय हैं उनके ऊपर
जो टिप्स हैं, रोड मैप है उद्यमिता का, उसके बारे में बताया जाएगा, एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे। उसके बाद 10-12 मिनट हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे, और बाद में माननीय अध्यक्ष जी का इसमें अपना उनका व्याख्यान होगा। तो ये इसकी प्रक्रिया है। मुझे इस पुस्तक में जो भाई साहब का इसमें पूरा भ्रमण का जो उनका अनुभव था, उसको और कुछ इसमें जो केस स्टडीज हैं सफल उद्यमियों की, उनको संकलन करने का अवसर मिला। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, और आप सबको भी शुभकामनाएं और शुभकामनाएं देता हूं इस सफल उद्यमिता की जो कार्यशाला है, इसके लिए धन्यवाद सभी का। धन्यवाद भाई साहब। हम सुनते आए हैं कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर कहते हैं कि कितना अंधकार है। इसी अंधकार के बादल को कैसे हटाएं, यह एक बड़ा प्रश्न है। इसी का उत्तर है जैविक उद्यमिता, जिसके बारे में माननीय सतीश कुमार जी भाई साहब अब आगे हमें हमारा मार्गदर्शन करेंगे, और हम सभी कार्यकर्ताओं को मास्टर ट्रेनर के रूप में इस अभियान में लगना है और जिले जिले में, गांव गांव में जाना है। तो निश्चित रूप से ये जो 7 दिन का हमारी वर्कशॉप है, ये कार्यशाला है, हमारे हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगी। भाई साहब, आपका स्वागत है, आप हमारा मार्गदर्शन करें जी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन अर्चना जी। यहाँ उपस्थित आज के इस सत्र की अध्यक्षता करने के लिए हमारे निमंत्रण पर आई प्रोफेसर सुषमा यादव जी, जो प्रतिकुलपति हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ हरियाणा में, प्रोफेसर राजकुमार मित्तल जी, जिन्होंने अभी प्रस्तावना भी रखी, और वे यूजीसी के मेंबर भी हैं और बंसीलाल विश्वविद्यालय में कुलपति भी रहे हैं, और स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संयोजक भी हैं। बहन अर्चना मीना जी, जो अखिल भारतीय महिला प्रमुख भी हैं और अभियान की सह समन्वयक भी हैं। डॉक्टर राजीव जी, जो अखिल भारतीय सह समन्वयक हैं, विचार विभाग प्रमुख हैं हमारे स्वदेशी के। डॉक्टर धर्मेंद्र दुबे जी, अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख। और इस सारे कार्यक्रम की बड़े हिम्मत के साथ जिन्होंने रचना की है, ऐसे डॉक्टर विकास जी हैं, और ऐसे ही डॉक्टर जया जी, और अनेक अन्य बंधु भी जो है, जो बड़े मुस्तैदी से पिछले 7-8 दिन से आज के इस कार्यशाला के प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। और यहाँ उपस्थित मेरे ख्याल बड़ी संख्या में देश भर से स्वदेशी जागरण मंच के और स्वावलंबी भारत अभियान के कार्यकर्ता बंधु एवं बहनों, बहुत अच्छा अवसर है। और एक आप सब लोगों को बधाई भी है कि इस प्रकार की एक उत्तम विषय पर अपनी कार्यशाला का आयोजन जो है, वो अपने यहाँ की केंद्रीय टोली ने जो है वो किया है। हम सब जानते हैं कि स्वावलंबी भारत अभियान ये 12 जनवरी 2022 को विधिवत रूप से प्रारंभ हुआ। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस होता है, और उस दिन, ये शुभ दिन होने के कारण से, युवा दिवस होने के कारण से, संपूर्ण देश में जिस विषय की बहुत जबरदस्त आवश्यकता है, युवाओं के रोजगार की, उस विषय को लेकर यह स्वावलंबी भारत अभियान प्रारंभ हुआ। उससे पहले कोरोना के कारण से सारे देश में बड़ी सारी दिक्कत चली, लोगों के करोड़ों की संख्या में रोजगार जो है वो खत्म हो गए, भारत में नहीं विश्व भर में हो। इसलिए उस समय पर एक विषय चला कि पहले से जो बेरोजगारी की समस्या चल रही थी, वो और विकराल हो गई है। इसमें से समाज को कुछ सहायता की जाए क्या, युवाओं को कुछ हम सहयोग कर सकते हैं क्या। तो इस दृष्टि से भारत के प्रमुख आर्थिक संगठनों, विशेषकर जो संघ विचार परिवार के संगठन हैं, हमारे लघु उद्योग भारती है, हमारा किसान संघ है, सहकार भारती है, भारतीय मजदूर संघ है, तो बाकी हमारे संगठन है, ये सब विद्यार्थी परिषद, राजनीतिक क्षेत्र, सब मिलकर हम लोगों ने विचार किया। उसमें से ये स्वावलंबी भारत अभियान जो है, हम सब लोगों ने प्रारंभ किया। इस अभियान के 3 प्रमुख उद्देश्य ये रखे गए, स्क्रीन करिए। 3 इसके प्रमुख उद्देश्य जो है और वो रखे गए। वो पहला है पूर्ण रोजगार युक्त भारत।
दूसरा है गरीबी मुक्त भारत, शून्य बीपीएल, और तीसरा हमने कहा समृद्धि युक्त भारत, पूर्ण रोजगार युक्त भारत। कितना बड़ा लक्ष्य है, ये हो सकता है क्या? ये हमने नया लक्ष्य नहीं रखा है, ये हम भारत में पूर्ण रोजगार युक्त रहे ही हैं। भारत में जो बेरोजगारी है ये पिछले 300 250 300 वर्षों में आई है, अन्यथा भारत तो हमेशा से पूर्ण रोजगार युक्त ऐसा ही देश रहा है। और यहाँ तक कि मैं तो कई बार कहा, मेरे बड़े भाई साहब और अम्बाला में प्रोफेसर हैं संस्कृत के, और अब सेवानिवृत्त हुए हैं, और जम्मू विश्वविद्यालय में हमारी भाभी जी सेवानिवृत्त हुई हैं, दोनों ही संस्कृत के प्रोफेसर। मैं घर में उनसे पूछता था, अच्छा भाई बताओ बेरोजगारी का संस्कृत में शब्द क्या है? तो बड़ा गुजारा, वो काफी चर्चा चलने के बाद आती थी, भाई बेरोजगारी के लिए वास्तव में संस्कृत में कोई शब्द है ही नहीं। क्यों नहीं है? विश्व की सबसे समृद्ध भाषा, सबसे पुरानी 2-3 भाषाओं में से एक भाषा संस्कृत, और उसमें क्या नाम है किसी शब्द का वैकल्पिक अर्थ ना हो, तो वास्तव में आज से 300-400 वर्ष पूर्व, अंग्रेजों के आने से पूर्व, भारत में कोई बेरोजगार हो सकता है इसकी कल्पना क्यों नहीं रही है? हम पूर्ण रोजगार युक्त भारत रहते ही थे। हमने वही पुराना अपना लक्ष्य जो है ये फिर से दोबारा से लाया है कि हाँ हम भाई हम फिर से पूर्ण रोजगार युक्त होना चाहते हैं। और दूसरा हमने लक्ष्य रखा, हमने गरीबी इस समय पर भारत की बीपीएल लाइन ये इस समय पर 12-13% कम हो गई है काफी, हालांकि क्योंकि हमने प्रगति की है इसमें भारत ने, तो लेकिन तो भी ये 0 होनी चाहिए। एक भी व्यक्ति भारत का गरीबी रेखा से नीचे, गरीब अमीर तो हो सकता है पर गरीबी रेखा से नीचे हो, ये कैसे हो सकता है? ये तो नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने दूसरा लक्ष्य रखा गरीबी मुक्त भारत, शून्य बीपीएल, और तीसरा हमने कहा है समृद्धि युक्त भारत होना चाहिए, भरपूर समृद्धि चाहिए। भारत तो समृद्धि के मामले में विश्व में कैसा रहा है इसके अब उदाहरण बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि उत्साह पटनायक की एक रिपोर्ट छपी, वो बहुत बड़ी इकोनॉमिस्ट हैं, अमेरिका में रहती हैं, बड़ा लंबा समय अध्ययन किया है उन्होंने, का वैश्विक स्तर पर उनका एक अर्थशास्त्री के नाते से नाम है। उन्होंने क्या कहा कि अंग्रेज अपने भारत से अपने राज्यकाल के समय में लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर यहां से कर और बाकी अन्य अन्य तरीकों से, जायज नाजायज तरीकों से हमारे से लूट कर ले गए। इतना बड़ा भारी तो कैसे लूट कर ले गए भाई? तो क्योंकि भारत में इतनी समृद्धि थी इसलिए वो लेके जा पाए, अगर समृद्धि होती नहीं तो कहां से ले जाना था भाई उनको? 45 ट्रिलियन कितना होता है कि आज भी अमेरिका जो विश्व का सबसे और आर्थिक रूप से धनाढ्य देश है, आज भी उसमें जो है और $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी, और $45 ट्रिलियन तो अमेरिका इंग्लैंड हमारे से लूट के ले गया, समृद्ध हम है। तो ऐसा करके एक बहुत ही समृद्ध युक्त भारत, तो इसलिए हमने अपने यहाँ का लक्ष्य रखा है पूर्ण रोजगार युक्त भारत, गरीबी मुक्त भारत और समृद्धि युक्त भारत। अब ये कि हम पिछला जरा हिसाब किताब करें तो 1947 में जब देश आजाद हुआ तब से लेकर अब तक हम लोगों ने बहुत अच्छी प्रगति की है भाई। तो हमारी गरीबी रेखा 80% तक होती थी, केवल 20% लोग बाहर थे, साक्षरता दर भी कोई 20-22% ही थी, 70-80% लोग निरक्षर थे, सामान्य भी नहीं लिख सकते थे आप। लेकिन आज तो बड़ी भारी प्रगति हुई है सब मोर्चों पर, तो सबका तो आज चर्चा नहीं करता हूं, लेकिन भारत ने पिछले 70 वर्षों में अनेक विषयों में, आर्थिक विषयों में बहुत प्रगति की है। आज हमारी रेलें देखेंगे, आज हमारी रोड्स देखेंगे, एविएशन सेक्टर देखेंगे, देखिए हर मामले में कनेक्टिविटी हो, यूपीआई क्या नाम है कि ट्रांजैक्शन का मामला हो, आज विश्व में हम छा रहे हैं। आज तो हम $5 ट्रिलियन की बनने की तैयारी में हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए, 3री बड़ी तुरंत बनने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न जो अभी देश के सामने है, जिसपे अभी हम काबू नहीं पा रहे, वह है रोजगार का
विशेषकर क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट। वो क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कोई ना कोई तो आदमी कमाता ही है ना भाई। कोई भूखा तो नहीं मरता है, कोई ऐसा तो नहीं है कुछ भी नहीं कमाता। लेकिन अगर एक बीटेक किया हुआ लड़का 12-14 हजार रुपए कमा रहा है तो ये कोई कमाई थोड़ी है। तो इसे गुणवत्तापूर्ण रोजगार युक्त होना चाहिए। ये भारत का यक्ष प्रश्न है, और जो भारत को इसका उत्तर तलाशना ही है। तो जब देखते हैं तो देश कैसा है, देश तो भारत युवाओं का देश है। कितना हिसाब किताब है कि इस समय पर विश्व की 142 करोड़ आबादी हम है। 142 करोड़ विश्व में सर्वाधिक हम है। और उसमें से 37 करोड़ युवा जो है 15 से 29 आयु वर्ग के बीच में ही है। 37 करोड़। और किंतु इसके बारे में है कि अगर ये सारी जनसंख्या किसी तरीके से हम इसको अगर कार्य युक्त करके ले जाएं, किसी तरीके से रोजगार में ले जाएं, तो भारत तो $40 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है। और ये और किसी की रिपोर्ट नहीं है, ये अपने ही चैम्बर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII की रिपोर्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, भारत को आर्थिक रूप से दुनिया की महान शक्ति बनाना है तो एक ही काम करना है, भारत की 37 करोड़ युवा जनसंख्या को, कार्यशील जनसंख्या है, इसको हम अच्छा स्वस्थ गुणवत्तापूर्ण रोजगार युक्त कर सकते हैं क्या? ये अगर कर ले जाए तो भारत आर्थिक रूप से भी समृद्ध हो जाएगा, जीरो बीपीएल तो हो ही हो जाएगा, और पूर्ण रोजगार युक्त भी जो है वो ये भारत होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन पूर्ण रोजगार युक्त करने के लिए चाहिए क्या? पिछले 75 वर्षों में किसी भी दल की सरकारें आई हों, उन्होंने प्रयत्न तो व्यापक किए, हजारों करोड़ की सैकड़ों योजनाएं भी घोषित हुई, लेकिन भारत रोजगार युक्त तो नहीं हुआ। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है भारत को किसी नए पैराडाइम पर बात करनी होगी, नए दृष्टिकोण से इस समस्या को देखना होगा। अभी क्या है, अभी सभी लोग रोजगार की एक ही परिभाषा मानते हैं, और वो है जॉब्स। रोजगार यानी नौकरी, और उसमें भी प्राथमिकता के तौर पर सरकारी नौकरी। बस यही रोजगार होता है। यदि सरकारी नहीं मिल पाई तो बड़ी कंपनियों की नौकरी, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब्स। सारे भारत के इकोनॉमिस्ट हों, जो डेमोग्राफर हैं, जो आंकड़े करते हैं, सरकारों में करते हैं, उन सभी कठिनाई है कि वो रोजगार की एक ऐसी परिभाषा बना पर काम कर रहे हैं जो कि अंग्रेजों के जमाने से चल रही। 70 वर्षों से अंग्रेजों की दी हुई परिभाषा को हमने बदला ही नहीं है। एक बड़े बड़े पैराडाइम के परिवर्तन करने की आवश्यकता इस देश को महसूस हो रही है। और ये पैराडाइम क्या होता है, हमारे को रोजगार की ये परिभाषा को ही बदलना होगा। क्यों? भारत में इस समय पर जिसको जॉब्स कहते हैं वो तो केवल है ही 8-9% सब प्रकार की। 2.5% के आसपास सरकारी नौकरियां हैं, 5.5-6% के आसपास कंपनियों की नौकरियां हैं, और वो थोड़ी बहुत बाकी मिलाकर ये 9%, 9.5%, 10 से नीचे नीचे ही नौकरियां रहती हैं। तो कच्ची, दिहाड़ीदार, गेस्ट टीचर, ये वो सब मिला लिया, मनरेगा वगैरह को भी मिला लेते हैं जो उनको जॉब्स में नहीं आता है, तो भी ये मिला लो के 20-21% से ऊपर तो कोई नहीं जाता है। अगर 70 वर्षों में नहीं गए तो अभी कौन सा चले जाएंगे भाई? भारत जैसे पारंपरिक देश में ये जॉब्स 20-22% से ऊपर हो ही नहीं सकते, तो 80% लोग क्या करेंगे? यानी वो क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट के हकदार नहीं है क्या? नहीं, वास्तव में ये परिभाषा ही गलत है, ये संभव ही नहीं है। भाई जब हर महीने 9 लाख युवा जॉब मार्केट में आ रहे हो, तो आप कैसे उनको युवा कौन सी कार्य दे सकती है, कौन सी कंपनियां दे सकती हैं? नहीं। हमारे को एक पैराडाइम शिफ्ट करने की इस समय पर आवश्यकता, और पैराडाइम शिफ्ट का आवश्यकता कैसी है? और पैराडाइम शिफ्ट का आवश्यकता की पैराडाइम क्या चीज होते हैं जो संपूर्ण विषय को बदल देते हैं। पैराडाइम परिवर्तन का एक बड़ा उदाहरण मैं गैलीलियो का देती हूँ। गैलीलियो ये 16वीं शताब्दी में ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने पहली बार कहा कि धरती ये सूर्य के चारों तरफ घूमती है।
उससे पहले मान्यता क्या थी? उससे पहले मान्यता थी कि केवल सूर्य जो है वो धरती के चारों तरफ घूमता है। इस गैलीलियो महापुरुष जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस गैलीलियो महापुरुष ने ये क्या नाम है सारी दुनिया को एक नया पैराडाइम दिया। उसके बाद एकदम साइंस की अवधारणाएं बदल गई, खोज, रिसर्च, पीएचडी, विश्वविद्यालयों के सिलेबस सब बदल गया एकदम। जब गैलीलियो ने कहा कि ये ठीक नहीं है कि पृथ्वी जो है वो स्थिर है, सूर्य चारों तरफ घूमती है, क्योंकि बाइबल में यही कहा गया था, बल्कि उल्टा है। सत्य क्या है? सत्य ये है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी इसके चारों तरफ घूमती है। पैराडाइम शिफ्ट होते ही सारे भारत विश्व में साइंस के खोज की परिभाषा और दिशा बदली। कुछ ऐसा ही हुआ जेम्स वाट के साथ। जेम्स वाट जिसने स्टीम इंजन का आविष्कार किया, उससे पहले मान्यता क्या थी कि जहां पर भी कोयले की खदानें होती हैं वो बड़े निर्भागे लोग होते हैं और उनको तो कोई पसंद नहीं करता था, वहां कोई जाता नहीं था। जेम्स वाट ने और स्टीम इंजन का आविष्कार किया, कहा कि पानी को गर्म करके भाप बनाई और उससे इंजन चलेगा। एकदम परिवर्तन हो गया। उसके बाद से जहां कोयले की खदानें थी वहां के लोग एकदम सौभाग्यशाली हो, वहां के लोग एकदम परिवर्तन करने वाले हो गए, वहां की जमीनें महंगी हो गई, सब परिवर्तन हो गया। तो इसलिए पैराडाइम्स जो है ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। भारत में रोजगार पर भी एक नए पैराडाइम की आवश्यकता है और स्वावलंबी भारत अभियान ने इस दिशा में बहुत गहन काम किया है। पिछले 5-6 वर्षों से हमने जब स्टडी किया कि हमारा इस समय का सबसे बड़ा सेक्टर रोजगार कहां से आ रहा है, तो सबसे सर्वाधिक रोजगार वाला और गुणवत्ता वाला हमारा सेक्टर है एमएसएमई सेक्टर। लोग समझते हैं जॉब्स, जॉब्स तो है केवल 4 करोड़, उससे भी कम। और एमएसएमई सेक्टर जो है, जो भारत का दुनिया का सबसे बड़ा सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर जो है ये भारत का, ये लगभग 18 करोड़ लोगों को रोजगार देता है और बड़ी उससे देता है। और भारत अपनी है एमएसएमई यानी क्या है, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप है। तो एमएसएमई सेक्टर को अगर हमको खड़ा करना है, उसमें देख रहे हैं 12 करोड़ लोग क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट पर है। क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट अधिक पैसे से पहले हमारे श्रीधर वेम्बू जी, जो हमारे इसके स्वावलंबी भारत अभियान के अखिल भारतीय संयोजक भी है, अखिल भारतीय संरक्षक भी है, उन्होंने मेरे से एक बार जब चर्चा की जी, क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट में सबसे पहले बात आती है कि कोई काम करने वाला व्यक्ति शाम को अपने घर पहुंच जाता है कि नहीं। जब शाम को अपने घर जाता है तो ये सारी थकावट दूर हो जाती है, अगले दिन ये ठीक से तैयार हो जाता है, अपनी कल्चर से, अपनी संस्कृति से, अपने दादा दादी, परिवार, माता पिता, अपने मोहल्ले के लड़के लड़कियों से वो उनसे मिल लेता है। तो वो सबसे बड़ी क्वालिटी जो है वो होती है जब आप अपने घर पर रहते हुए रोजगार करते हैं। क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट का ये है। तो उसका होता है एमएसएमई सेक्टर से होता है। तो ये 18 करोड़ ये क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाने वाला है। और आजकल हमारे लड़के इस उद्यमिता के रूट पर तेजी से आ रहे हैं। 550 युवा जो है वो अपने जो है और प्रतिदिन नई जो कंपनी जो है वो पंजीकृत जो है वो कर रहे हैं। ये हमारा ध्यान है, यानी स्वावलंबी भारत अभियान का एक नया पैराडाइम दे रहे हैं। रोजगार यानी उद्यमिता, रोजगार यानी नौकरी नहीं। रोजगार नौकरी भी प्राइवेट सेक्टर हो, सरकारी हो, कोई भी देख लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है रोजगार का पहला अर्थ है, क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट का पहला नाम है उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। अब जब इसमें हम देखते हैं और इसको सबने स्वीकार किया भाई। आप देखेंगे कि इस समय की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, एनईपी 2020, इस एनईपी 2020 ने तो कहा है कि हमारे को और 9वीं 10वीं से ही और एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ानी है। और इस समय पर कैसा सारे देश में इस पर उठाव होना शुरू हो गया है, और वो है भारत के जो स्टार्टअप हैं। क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट का नाम है भारत का जो भविष्य है, गौरवशाली भविष्य, इसका आजकल नाम है उद्यमिता, स्टार्टअप, स्वरोजगार, कृषि में मूल्य संवर्धन। बस भारत का आगामी भविष्य यही है।
इसलिए हमारे को इस समय पर इस कार्यशाला में भी हमने इसी को केंद्रीय विषय करके चुना है। और कैसा तेजी से भारत बढ़ रहा है कि इस समय पर भारत विश्व का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, लगभग 1,14,000 उसके साथ। लेकिन लोगों को लगता है कि स्टार्टअप तो बेंगलोर, बम्बे, पुणे और दिल्ली, गुड़गांव यहाँ से करना है। नहीं नहीं, हमने जब स्टडी किया तो ये जो स्टार्टअप है 1.25 लाख के लगभग, ये भारत के 625 जिलों से आ रहे हैं। यानी देश के रूरल एरिया, छोटे जिलों से भी आज स्टार्टअप आ रहे हैं। भारत में स्टार्टअप एक नई कल्चर के नाते विकसित हो रहा है, ये इसको होना चाहिए। बस इसमें एक ध्यान करने वाली बात क्या है कि जो उद्यमिता का जो वर्तमान प्रारूप भारत में है, ये थोड़ा पश्चिमी है। इसके कारण से बहुत से इश्यूज आने लगे हैं। हमारी बड़ी बड़े स्टार्टअप, बाईजूस जैसे स्टार्टअप जो है आज संकट में आ गए। क्यों? जो ये उद्यमिता का वेस्टर्न मॉडल है, फंडिंग और सीड राउंड फंडिंग, बीज भी उनका फंडिंग और उधार का, इससे हमारे देश के सामान्य जो लड़का लड़की है उसकी समस्या का हल नहीं होगा। हम वो एंटरप्रेन्योरशिप इनको नहीं सिखाना चाहते। भारतीय उद्यमिता, जैविक उद्यमिता, हमने भारतीय उद्यमिता के दृष्टिकोण को ही जैविक उद्यमिता कहा है, या उद्यमिता का जैविक पथ। इसको अगर हम ध्यान में कर लेते हैं तो ये ऐसा मार्ग है जो भारत के करोड़ों लड़के लड़कियां अपने शहर में रहते हुए, कस्बे में रहते हुए, यहां तक कि अपने गांव में रहते हुए भी कर सकते हैं। इसमें सरकार के ऊपर आधारित नहीं रहना, बैंकों के ऊपर आधारित नहीं रहना, कंपनियों के तो सवाल नहीं। अपनी उद्यमिता अपने अंदर उससे ऊपर रहकर ये कर सकते हैं। और इसका वो जो है हमारे को जो है केवल 2-3 हजार रुपए से आप शुरू कर सकते हैं काम। उसमें बड़ा भारी कोई ऐसी अड़ता नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे। और ये हमारे को हमने नहीं खोजा, हमारे को देश भर के युवाओं ने ही बताया। मैं एक बार हरियाणा गया हुआ था, हरियाणा में सिरसा में गया। सिरसा में एक बड़ा स्कूल था, बैठे हुए को 300-350 बच्चा बैठा, +1 +2 का। मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम्हारे जो है और घर में और कितने लोगों को आप लोग रोजगार यानी किसको मानते हो? उनमें से अधिकांश ने कहा रोजगार यानी नौकरी को मानते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपके माँ बाप, जिनके माँ बाप सरकारी नौकरी में है या गवर्नमेंट की किसी बड़ी कंपनी की नौकरी में है, उधर हाथ रख रहा हूँ। तो आश्चर्य से 10-11% ही बच्चों के हाथ खड़े होंगे। केवल 10-11, 25-30 बच्चे रहे होंगे। तो वो सारे आश्चर्य में पड़ गए। फिर मैंने पूछा कि अच्छा, अभी काम करते हुए भी, अभी पढ़ते हुए भी तुम कुछ कमा रहे हो? 25-30 बच्चे ऐसे खड़े हो गए। मैंने कहा कैसे? और फिर सिरसा के विद्यालय से उन्होंने कहा कि मैं तो पार्ट टाइम अपना यूट्यूब से कमा लेता हूँ। कुछ लड़कियों ने कहा हम तो मेहंदी लगाने का काम करती हैं, उससे कमा लेती हैं। कोई ब्यूटी पार्लर के उससे कमा लेते हैं। कोई लड़के जो है वो डिफरेंट प्रकार के अपने जॉब करने लग गए थे, उससे कमा लेते हैं। कोई अपना छोटा मोटा काम करके कमा रहे थे, वेब डेवलपर का काम कर लिया था उन्होंने, ऐसे करके, और वो कमाने लग गए थे। हमने फिर उसी से ध्यान में आया कि ये जो उद्यमिता है, ऑर्गेनिक उद्यमिता, ये 16-17 साल से शुरू हो जाती है। और इसके लिए थोड़ा पीछे जाओ, थोड़ा पीछे जाओ। हाँ, ये 16-17 साल की आयु में शुरू कर रहे हैं, यानी +1 +2 फर्स्ट ईयर, इस समय में अगर शुरू करते हैं तो मैंने देखा है कि बड़ा जबरदस्त वो आगे जाके उद्यमी बनते हैं। इसको 16-17 साल को अर्न बाय लर्न भी कहते हैं और सेल्फ इंटर्नशिप भी कहते हैं। हमने बहुत से लोगों को स्टडी किया भाई। इसमें विश्व का सबसे बड़ा उदाहरण तो है स्टीव जॉब का। स्टीव जॉब ने कैसे कमाना शुरू किया, आप लोगों को मालूम है कि नहीं है मालूम? एप्पल कंपनी का संस्थापक स्टीव जॉब, ये किसी दुनिया के किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं प्राप्त कर सका। क्यों? क्योंकि उसके पिता इतने गरीब थे कि वो किसी कॉलेज की दे ही नहीं सकते थे। उसके कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं थी, फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं थी, एक गरीब किसान का लड़का था। लेकिन वो विश्व की सबसे पहले $1 बिलियन बनने वाली कंपनी खड़ा करने में सफल हुआ। क्यों? अगर कोई हमारे से पूछे तो वास्तव में वो ऑर्गेनिक एंटरप्रेन्योरशिप थी। छोटे से एक गैराज में उसने अपना काम शुरू किया
अपने पिता के एक मित्र थे, उसकी गैराज थी, वहां से शुरू किया। आजकल बड़ा भारी सीट राउंड फंडिंग, दफ्तर चाहिए, ये चाहिए, सेल चाहिए, क्या नाम है, प्रचार चाहिए, कुछ नहीं। एप्पल कंपनी को खड़े करने वाले ने जिस रूट से किया, उस रूट का नाम है जैविक उद्यमिता, बाबा रामदेव। हाँ, बाकी कोई होंगे, श्रीधर वेम्बू तो खैर इस सारे के प्रवक्ता ही है हमारे यहाँ पर। हम लोग ऐसे लोग, लड़के लड़कियों से मिल चुके हैं जो 2-3 हजार रुपए से लेकर और 1 लाख रुपए तक इनकम कमा रहे हैं। मैं गुड़गांव में था तो वहां पर एक ग्रुप मिला मुझे, वो बीटेक 3rd ईयर में पढ़ रहे हैं, और उन्होंने कहा मैं 1 लाख रुपया हर महीने कमाता हूँ। कैसा हिसाब का वो होता है। और हमने इसलिए कहा कि आपका नौकरी का, आपका रोजगार का मार्ग क्या होना चाहिए। आप कॉलेज से निकलते वक्त 11वीं 12वीं से शुरू करिए, 1st ईयर से शुरू करिए, और धीरे धीरे 1,000 2,000 कमाना शुरू करिए, 3,000, फाइनल ईयर में आते तक आप 12-15 हजार रुपए कमा रहे हैं। उस प्रकार का एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपीरियंस हो चुका है। कोई खतरा नहीं है, क्योंकि आप तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। अब आपको उसके बाद अगर कोई जॉब मिल जाए और आप जॉब करना चाहते हैं, आप उधर चले जाए। आप नहीं करना चाहते तो पार्ट टाइम आप 12-15 हजार रुपए तो कमा ही रहे थे, आप फुल टाइम करते ही 20-25 हजार रुपए कमाई करने लग जाएंगे। आप जिंदगी में कभी बेरोजगार नहीं रहेंगे। ये जैविक उद्यमिता का सिद्धांत क्या है। ये छोटे से शुरू करना है। एक बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण आप लोगों ने बार बार सुना होगा, बिट्टू टिक्की वाले का। फिर बिट्टू टिक्की वाले का क्या उदाहरण है कि अयोध्या के पास से गांव का व्यक्ति दिल्ली में आया, और दिल्ली में आकर और उसने क्या नाम है, एक आलू टिक्की गोलगप्पे की रेडी से प्रारंभ किया, और धीरे 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 थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। जो उद्यमिता है, खासकर जैविक उद्यमिता हम कहते हैं, वो धैर्य से चलता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, इस प्रकार से चलेंगे। तो बिट्टू टिक्की वाला कैसा उदाहरण है कि एक सामान्य रेडी से चला हुआ व्यक्ति आज 22-24 वर्षों बाद, और वो हमारे एक स्वदेशी जानवंश के कार्यक्रम में आए थे, उन्होंने बताया कि इस समय 800 करोड़ रुपए की बीटीडब्ल्यू, बिट्टू टिक्की वाला बीटीडब्ल्यू नाम की कंपनी चला रहे हैं। और ऐसे कोई कहे अपवाद स्वरूप उदाहरण है, नहीं नहीं नहीं, ना ना ना। भारत में ऐसे लाखों उदाहरण हैं जो 1,000-2,000 छोटी रेडी से, छोटे खोमचे से शुरू है, आज कैसा वो करोड़ों रुपए का काम कर रहे हैं। तो इस नाते से हम देखते हैं कि हमारी जो रोजगार की समस्या का समाधान कैसा होता है, तो वो है। तो हम इसमें आगे चलते हैं कि रोजगार को आगे करना, उद्यमिता को प्राप्त करना, इससे पहले हमारे को एक बात समझ लेनी चाहिए। आधा समाधान तो इसमें है, बंधुओं और बहनों जो भी इस कार्यक्रम में सुन रहे हैं, क्योंकि आप सब जो है इस विषय के मास्टर ट्रेनर बनने वाले हैं, आप लोग बाकियों को बताने वाले हैं। इसको बताइए, लोगों में बहुत लंबे समय से उन्होंने रोजगार का केवल एक ही मतलब समझा है, जॉब। इसलिए उनको बताइए, आपको रोजगार की सही परिभाषा ये समझ लेना, समझो आधा समाधान तो आपका यहां से। और वो क्या है, क्योंकि अगर आप की दिशा ही ठीक नहीं रही, आपने जाना तो है दिल्ली, आपने गाड़ी पकड़ ली मुंबई वाली, कैसे जा पाएंगे। आप बड़े अच्छे हैं, टिकट भी अच्छा लिया है, एसी का टिकट है, बाकी सब ठीक है, आप दिल्ली नहीं पहुंच सकते क्योंकि आपने गलत दिशा पकड़ रखी है। हमने 8-9% का एक ऐसे मार्ग को ही केवल अपना रोजगार मान रखा है, जो कि कहीं जाता ही नहीं। हमारी 3 असत्य परिभाषाएं क्या है। सबसे पहली है, सरकारी या कंपनी की नौकरी ही रोजगार। दूसरा, हमें रोजगार देना सरकारों या कंपनियों का ही काम है। और तीसरा है, रोजगार 24-25 वर्ष की आयु में बड़ी पढ़ाई करने के बाद, कोई बीटेक, एमटेक, एमकॉम, एमबीए, कोई पीएचडी वगैरह करने के बाद, या फिर बड़ा पैसा हो, कोई बैकग्राउंड हो, तभी होता है। सत्य इसके विपरीत है, बिल्कुल अलग है। ये समझना बहुत आवश्यक है जब आप उद्यमिता में जाते हैं या उसमें जाते हैं। क्यों, मुझे मालूम है कि बैक ऑफ माइंड रहता है कि नहीं नहीं नहीं, जॉब ही अच्छी है। भाई जब 10% से ऊपर जॉब है ही नहीं, तो आप कितने अच्छे नंबर ले क्या करेंगे आप। और हमारे को रोजगार देना सरकार को, अपन पर नहीं बैठेंगे,
सरकारों के ऊपर बैठे हैं। कंपनियां क्यों तुम्हारे रोजगार की चिंता करेंगी भाई? उनको अपने प्रॉफिट की चिंता है। सरकारों को अपने, पॉलिटिशियनों को अपने इलेक्शन वोटों की चिंता। और तीसरी बात है कि आप सोचते हैं कि 24-25 वर्ष की आयु में आप करेंगे, कमाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप 16, 17, 18 वर्ष से जब कमाई शुरू करते हैं, उस समय पर आपके ऊपर कोई तनाव नहीं होता। 25 वर्ष बाद आप पढ़ाई जब बीटेक कर चुके हैं, एमटेक कर चुके हैं, एमकॉम कर चुके हैं, एमएससी पीएचडी कर चुके हैं, घर वाले भी कहते हैं भाई इतना पढ़ा दिया, कुछ कमा के दे। आपके ऊपर प्रेशर बन जाता है। आप तुरंत कहते हो भाई मेरे पास तो अब रिस्क लेने का, साल 2 साल कुछ करने का वो नहीं, मेरे को कोई 12, 15, 20 हजार की जॉब दे दो बस। तो इसलिए जितनी जल्दी हम ये 3 असत्य परिभाषाएं समझ लेंगे और उसमें से रास्ता जो है हमारे को मिलना जो है वो शुरू हो जाएगा। अगला उसमें मैं बताऊं, आप अगर उद्यमिता और स्वरोजगार पर जाते हैं, इसको उद्यमिता और स्वरोजगार पर जाते हैं, तो आप एक सफल उद्यमी बन सकते हैं, चाहे आपकी पढ़ाई कुछ भी है। बहुत अच्छी है तो है ही है, नहीं है तब भी। इलाका अच्छा है, जाति क्या है, ये कोई मतलब नहीं है। आप 1000-2000 से शुरू कर सकते हैं। अभी जो पुस्तक आ रही है जो इसमें जैविक उद्यमिता पर हमारी 37 करोड़ स्टार्टअप्स का देश, इसमें ऐसे आपको 25 उदाहरण हमने दिए। 25 तो इसलिए दिए कि कुछ तो भी एक पुस्तक की सीमा है, अन्यथा ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण हैं। ये आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर एक बहन का वो देख रहे होंगे। मैं गुड़गांव के कार्यक्रम में बोलने के लिए जब गया था, तो ये बहन भी वहां आई थी। साधारण सी ग्रामीण परिवेश की बहन थी। मैंने पूछा बहन जी आप क्या करती हैं? तो उन्होंने कहा मैं तो अचार पापड़ बनाती हूँ। मैं कहा अचार बनाती? तो हमारे यहाँ स्वदेशी के कार्यक्रम में, स्वावलंबी के कार्यक्रम में तो बड़े बड़े विद्वान आते हैं, लेकिन कार्यकर्ता ने कहा नहीं, जी इनको बुलाया है। और वो जो खड़ी हुई बोलने के लिए, ग्रामीण वेश की महिला, बुलंदशहर की रहने वाली है, परिवार में कुछ झगड़ा हो गया, इसलिए ये बहन जो है कृष्णा, ये वो और इनके पति उठ के दिल्ली आ गए। और रास्ता तो कोई और था ही नहीं, क्या करें बेचारे, 3 छोटे बच्चे थे, कुछ भी है नहीं। 2-3-4 हजार रुपया जो लेकर आए होंगे उसे शुरू किया। कहाँ से शुरू करें? तो दरी पर सब्जी बिछाकर इन्होंने काम शुरू किया। फिर जरा आ जाए लोग, ज्यादा आ जाए तो पानी रख लिया, फिर आ जाए तो अचार रख लिया। लेकिन धीरे धीरे वो पता चला अचार जो है ये तो क्या नाम है हमारा बिकता नहीं है ज्यादा। तो उन्हीं दिनों खादी विलेज कमीशन की तरफ से एक 15 दिन का 4 प्रशिक्षण का कार्यक्रम लगा, ये भी वहां चली गई। तो वहां इनको ध्यान में आया कि अच्छा, अचार बनाना केवल पर्याप्त नहीं है, अचार की पैकिंग करना, उसकी मार्केटिंग करना, वो दिखने में ठीक ठाक हो जाए, ऐसा ऐसा हो जाए तो कैसे चल जाए। और वहीं से उनको कहते हैं कुछ छोटा मोटा 25-1 हजार रुपए का कोई छोटा हल्का लोन भी मिल गया, और वहां से इन्होंने शुरू किया। अब मैं आज बहुत ज्यादा उसमें आगे नहीं जाता हूँ, लेकिन आज इसमें इनको 3 जगह पर फैक्ट्रियां हैं, 8 करोड़ का टर्नओवर है। दिल्ली सरकार ने इनको सम्मानित किया, बाद में केंद्र सरकार में गिरिराज किशोर जी मंत्री, उन्होंने सम्मानित किया, और जब मोदी जी को पता लगा, मोदी जी ने व्यक्तिगत रूप से बुला के सम्मानित किया। ये नहीं, ये कैसा उदाहरण है। और ये कृष्णा यादव का, आज आप गूगल करोगे, गूगल में जाकर लिखो कृष्णा पिक्कर या कृष्णा यादव, देखो कैसा कैसा आता। यानी ये उदाहरण है कि 1000-2000 रुपए से भी आप शुरू करके करोड़ों रुपए में पहुंच सकते हैं। और यहाँ मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि कृष्णा यादव या ये जो पहले मैंने उदाहरण दिए, ये बिट्टू टिक्की वाला, ये कोई 2-4 अपवाद स्वरूप उदाहरण नहीं है। भारत में लाखों लोग ऐसे ही अपना कर रहे हैं, स्टडी नहीं किया गया। बस एक पुराना पैराडाइम चल रहा है नौकरी का। हमने इसको स्टडी किया तो पाया है कि लाखों लोग, और जो है जैविक उद्यमिता के सारे छोटे से शुरू करते हैं, धीरे धीरे करके बढ़ते रहते हैं, और अंत में जाके करोड़ों में पहुंच सकते हैं। तो फिर क्या है सबसे बड़ी बात? तो वो है प्रबल शक्ति। लोगों को लगता है बड़ी पढ़ाई, बड़ा पैसा, बड़ी फाइनेंशियल बैकग्राउंड, या बड़ा टेक्निकल नो हाउ, नहीं। तो उद्यमिता के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए? उद्यमिता के लिए सबसे ज्यादा चाहिए प्रबल इच्छा शक्ति, और 5 और अन्य गुण, धैर्य, मेहनत, जिसका अगले अगले हम दिनों में चर्चा करने वाले हैं। ये 7 दिन की अपनी कार्यशाला में अगले दिनों में एक चैप्टर इसी के ऊपर आए। ये आपको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाते हैं।
आपके आंतरिक गुण, ये इनसाइड आउट की थ्योरी है। जो पश्चिमी उद्यमिता है, ये बाहर से सहायता करके किसी को सक्सेसफुल उद्यम बनाती है। अब उनका सक्सेस रेट क्या है वो जाने, मैं आंकड़े नहीं देता हूं, लेकिन हम जो कह रहे हैं ये इनसाइड आउट की थ्योरी है। आंतरिक गुण इसमें निर्णायक हैं। अगर आपने आंतरिक गुण इच्छा शक्ति है, अगर आप में धैर्य और मेहनत करने का है, अगर आप सूझबूझ रखते हैं, लंबा समय चलने के लिए तैयार हैं, तो हार पा जाएंगे। अन्यथा लोन लिया हुआ पैसा भी गड़क के लोग बैठ जाते हैं। इसलिए ये जो जैविक उद्यमिता है, इसको हमने कहा ये इनसाइड आउट की थ्योरी है। हाँ, अपने भाग्य विधाता स्वयं बनो भाई, स्वावलंबी बनो। हम कई बार धैर्य खो देते हैं, आत्मविश्वास होता नहीं। हमारा तो सरकारों पर विश्वास, सरकारें दे देंगी नौकरी, कंपनियों पर विश्वास है, वो दे देंगी नौकरी, पॉलिटिशियन पर है, गलत विश्वास करना है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, ईश्वर पर विश्वास, अपने पर विश्वास। जिसको अपने पर विश्वास नहीं, वह ईश्वर पर भी ठीक से विश्वास नहीं कर सके। इसलिए सरकारों या राजनीतिज्ञों के सारे बैठना ठीक नहीं। वापिस हाँ, नहीं उससे पिछड़ा। इसलिए हम सब लोगों को ध्यान करना, स्वयं हमारी सफलता की गारंटी हम स्वयं है। हमारी सफलता की गारंटी सरकारें, राजनीतिज्ञ नहीं होंगी। अगर हम समृद्धि की राह, उद्यमिता को चुनते हैं, ये थोड़ा शुरू शुरू में कठिन लगता है, तो हमारा पुराना माइंडसेट भी होगा, लेकिन अगर हम इस पर आ जाएं, तो मैं निश्चित वो करता हूं कि आप इसके अपने उच्च सफल जीवन की गारंटी आप स्वयं होंगे। और ये जो प्रक्रिया है, ये लगातार हम चलने वाली है। हमने कहा है इस जो कार्यशाला है, इसका भरपूर उपयोग करिए। आज के चैप्टर में हम केवल उद्यमिता, ये रोजगार की सही परिभाषा कैसे है, इसकी चर्चा की है। कल से हम इसका प्रत्यक्ष प्रशिक्षण शुरू करेंगे। सीड मनी क्या है, आइडिया कैसे जनरेट किए जाते हैं, ऑफिस या निर्माण का कहाँ बनाएं, मार्केटिंग की समस्या क्या है, इसमें से कैसे निकला जाएगा, फाइनेंस कैसे जुगाड़ करें, फिर जो नियम कानून हिसाब किताब कोई टैक्स वैक्स का मामला आ जाता है तो उसका कैसे करना है, क्या नाम उधार वगैरह फंसती है तो वो कैसे करना है, कोई प्रॉब्लम आए तो फिर वो कैसे करना है। इन सब विषयों के ऊपर हम अगले 6-7 दिन के अंदर जो है और वो चर्चा करने वाले हैं कि कैसे कैसे इन सब। और बहुत अच्छा, अनेक लोगों ने, सैकड़ों सफल उद्यमियों ने जो निष्कर्ष निकाले हैं, उस निष्कर्ष को हमने इस पुस्तक में दिया है। और ये जो 7 दिन की कार्यशाला है, जरा ध्यान करना भाई, ये कार्यशाला केवल कुछ तो भी एक पहले जैसी कार्यशाला नहीं है ना। ये सैकड़ों सफल उद्यमियों, इकोनॉमिस्टों, सर्वे जिन्होंने किए हैं, उनके निष्कर्ष हैं जो इन 7 दिनों में मिलेंगे, प्रतिदिन 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। हम जरा इसका ध्यान कर लें। इस महान मिशन का उद्घोष विचार ही है हर युवा उद्यमी। हमारा दावा है कि गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, कस्बे में रहने वाला हो, पहाड़ में रहने वाला हो, दूर समुद्र के किनारे रहने वाला, आपका पैसा कम है या ज्यादा है, पढ़ाई कम है या ज्यादा है, फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, कोई मायने नहीं करती, आप बन सकते हैं। क्वालिटी लाइफ ये सबका अधिकार होता है। क्वालिटी लाइफ के लिए क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट ये बड़ा सहारा है। क्योंकि अगर आपकी क्वालिटी इनकम नहीं है तो क्वालिटी लाइफ नहीं बनती है भाई। व्यवहारिक जगत की बात है। हमारी तरह प्रचारक और साधु आदमी तो है नहीं है कि हाँ भाई बिना कमाई के चल जाएगा। तो आपको अगर क्वालिटी लाइफ चाहिए, क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट खड़ा करना होगा। और क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट का एक ही मार्ग है, उद्यमिता, उद्यमिता, उद्यमिता। इसलिए निश्चय करें, कल से हमारी इसकी प्रत्यक्ष प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। निश्चय करें, संकल्प करें कि मैं उद्यमिता में से, पढ़ाई करते हुए, मैं तो कहता हूं नौकरी अगर आप कर रहे हो तो भी आपको नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। नौकरी करते हुए भी आप एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर सकते हो। मैं बहुत लोगों को देखता हूं कि साथ साथ नौकरी करते हैं, साथ साथ कुछ अपना काम शुरू करते हैं। बाड़ा में हमारे अपने परिवार का ही एक लड़का, वो नौकरी भी करता है एक जगह पर, साथ साथ लोग बनाता रहता है, जी मैंने ये कर दिया, मैंने वहां से कमाई कर ली, 10,000 मैंने वहां से कमा लिए, 15,000 वहां से।
निश्चय करिए, संकल्प करिए और इस महामार्ग की यात्रा को शुरू करिए। उद्यमिता का महामार्ग आपके जीवन को एक नए अर्थ देगा। ये नया पैराडाइम है, इसके ऊपर आने के लिए तैयारी करें। इसकी डिटेल्स अगले दिनों में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हम सब लोग प्रतिदिन 7 से लेकर 8:30 तक ये विषय चलेगा। जिन लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है या जूम के कारण से जिनको कठिनाई है, वो इसको जरा दोबारा से कर लें। और प्रतिदिन ये क्रम चलेगा। लगभग 40-42 मिनट का विषय, मैं 45 मिनट का विषय मैं रख रहा हूँ। अब आप लोगों के लिए ओपन होगा 15 से 20 मिनट, तो आप प्रश्न अपने कर सकेंगे। अब आप अपने विषय जो है और जिज्ञासाएं जो है वो रख सकेंगे, उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। आज के जो आप प्रश्न पूछे वो इन्हीं विषयों पर पूछे। तो आज सीड मनी और आइडिया और मार्केटिंग के बारे में पूछेंगे, तो वो कल और परसों में विषय आने वाले हैं। ये 7 दिन की कार्यशाला आपकी है। तो इसलिए आज हमने जो जिन विषयों की चर्चा की है, विशेषकर रोजगार की हमारी स्वावलंबी भारत अभियान की से लेकर उद्यमिता के प्रकार तक, उस तक आज हमने किया है। कल से हम इसके प्रत्यक्ष शिक्षण की प्रक्रिया में आएंगे। तो मैं विषय यहाँ पूर्ण करता हूँ। प्रश्नोत्तर के लिए डॉक्टर विकास। जो भी कार्यकर्ता बंधु भगिनी उपस्थित हैं, भाई साहब के पाथे पे जो भी उनकी जिज्ञासा है, कृपया एक एक करके हैंड रेस करेंगे। अभिषेक जी उसी क्रम में उन्हें परमिशन ग्रांट कर दीजिए। कार्यकर्ता बंधु और भगिनी से आग्रह है कि जिन्हें जिज्ञासा है भाई साहब के पाथे पर, अपना हैंड रेस करें। शिवाजी हैंड रेस किए हैं, कृपया परमिशन ग्रांट करें। अभिषेक जी। तरुण यादव जी बोलेंगे। तरुण यादव जी, आप अनम्यूट करके आपका सवाल पूछ सकते हो अभी। जी भाई साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार। भाई साहब मेरा ये प्रश्न है, मैं तरुण यादव, हाँ हाँ चार विभाग पूर्णकालिक, जिला विदिशा, मध्य भारत प्रांत। हाँ। मेरा प्रश्न यह है कि उद्यमिता और जैविक उद्यमिता में क्या फर्क है? अच्छा प्रश्न है। देखिए, पहली बात तो है कि सारे देश और विश्व में इस समय पर एक सर्वमान्य विषय आता जा रहा है कि उद्यमिता ही ये क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट होता है। किंतु भारत में जो इस समय पर जो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई जा रही है, प्रचलित है पहले से, वो काफी ठीक भी है, किंतु क्योंकि उसका मूल जो विचार है वो यूरोप और अमेरिका से आया है, इसलिए भारत के परिस्थिति के अनुसार वो उतना अनुकूल नहीं पड़ा। इसलिए इस एंटरप्रेन्योरशिप का जो सक्सेस रेट निकलना चाहिए था भारत में, वो नहीं निकल रहा। ये बड़ी प्रॉब्लम जा रही है। तो एंटरप्रेन्योरशिप है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप अगर परिणाम ना निकला तो क्या दिक्कत है? अब वो एंटरप्रेन्योरशिप के बेसिक सिद्धांतों में नहीं है। वो क्या है? वो एंटरप्रेन्योरशिप कहती है भाई, आपको सीड कोई आइडिया आप जनरेट करते हैं कि मैं इस प्रकार का एक काम करूंगा, इस प्रकार का एक सॉल्यूशन करूंगा, तो उसको आपके लिए काम करने के लिए आपको पैसा चाहिए। तो सीड मनी भी लेने के लिए वो बैंक में या कोई इन्वेस्टर के पास उधार जाते हैं। वहां सीड राउंड की फंडिंग, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है। और वहां पर ये सामान्य कॉन्सेप्ट है कि आपको कोई काम शुरू करना है तो आपको बैंक से लोन लेना ही होगा, आपको किसी कंपनी से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना ही होगा, तभी आप कर सकते हैं। यानी वहां की थ्योरी ही सारी शुरुआत ही जो है वो उधार से होती है। भारत में उस उद्यमिता के उतने अनुभव अच्छे ना आने के कारण से हमने इस विषय में बहुत अध्ययन किया कि क्या मामला है भाई। तब हमारे ध्यान में आया कि भारत ट्रेडिशनल कंट्री है, पारंपरिक देश है, लाखों गांव हैं, उनमें करोड़ों युवा युवती हैं, उनकी बैंकों पर एक्सेस ही नहीं है, उनको वहां से लेने में डर बड़ा लगता है। उनको आइडिया तो अच्छा सूझ जाएगा, काम भी अच्छा करेंगे, मेहनत भी कर देंगे, बाकी सारे गुण भी है, इच्छा शक्ति भी है, किंतु वो पहले ही इस उसमें फंस जाते। एंटरप्रेन्योरशिप करनी है तो पैसा कहाँ से लाए, तो वो बैंक में जाना नहीं चाहते, या जाते तो डरते हैं, या बहुत से लोग गए तो वो एनपीए हो गया उनका, उनको नहीं दे पाए। तो उसके कारण से हमारा कहना है
कि आप परिवार से आगे चलकर ये विषय आएगा, सीड राउंड जो है वो अपने घर से ही इकट्ठा करते हैं, पड़ोस से इकट्ठा करते हैं, अपने बेहतर परिवार से करते हैं। बैंकों के ऊपर, सरकारों के ऊपर और उस पर आधारित नहीं रहना, ये जैविक उद्यमिता है। और उनके आश्रय से चलना, ये सामान्य उद्यमिता। मैं वो उद्यमिता खराब है सारी की सारी ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरा कहना है कि भारत जैसे पारंपरिक देश में, जहां पर लाखों गांव में करोड़ों जनसंख्या है, वहां पर कोई भी सरकारें करोड़ों लोगों को वो भी नहीं दे सकते, बैंक भी नहीं दे सकते। मैं कहता हूं अगर लोन दे भी सही, लोन दे ही नहीं सकते। अब 37 करोड़ लोगों को लोन कैसे दोगे भाई? 37 करोड़ लोगों को यहाँ है। इसलिए आपको जैविक उद्यमिता का रूट ही भारत को सबसे अधिक सुहाएगा। इसलिए जो पहली जो चल रही उद्यमिता है वो कोई ठीक है, किंतु वो बाकी विश्व में उसके फायदे नुकसान जो होंगे, भारत में वो सब लोगों को एक्सेसिबल नहीं हो सकती, भारत में उतनी परिस्थितियों में सफल भी नहीं हो सकती। इसलिए भारत में हमने जो है इसको भारतीय उद्यमिता कहिए, पारंपरिक उद्यमिता कहिए, क्योंकि हम तो सैकड़ों वर्षों से करते हैं, हम नौकर वाला देश थे ही नहीं ना, हम तो है ही एंटरप्रेन्योर कंट्री। इसलिए दुनिया भर की कंपनियां आज भारतीय लड़के लड़कियां चला रहे हैं भाई। क्यों? उद्यमिता तो हमारे डीएनए में है। तो जो उद्यमिता हमारे डीएनए में, वो भारतीय उद्यमिता है। अब वो भारतीय उद्यमिता क्या और इटली की उद्यमिता क्या, ये फर्क आ जाएगा। इसलिए हमने उसको इंडिकेट किया जैविक उद्यमिता। छोटे से शुरुआत करते हैं। हम अपने बिजनेस को कभी भी शुरुआत करने के लिए बड़े से नहीं, हम कहते हैं बिल्कुल 1000, 2000, 5000 इससे शुरू करो और धीरे धीरे बढ़ते जाओ, ऑर्गेनिक रूप से बढ़ते जाओ। इसको ही हमने ऑर्गेनिक उद्यमिता कहा है। नेक्स्ट को परमिशन देंगे जो है निशांत चतुर्वेदी जी है। हाँ भैया निशान जी, अनम्यूट करो अपने आप को और बोलो। आप म्यूट है अभी। हाँ नमस्ते भाई साहब, मेरा नाम निशांत चतुर्वेदी है। मैं देहरी प्रांत से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, बोलो। भाई साहब, मेरी ये जिज्ञासा है कि मैं अच्छी पढ़ाई कर रहा हूँ और मुझे लगता है कल को मेरी अच्छी जॉब लग जाएगी, मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। आपका क्या मार्गदर्शन है इसमें? समाधान दीजिए। हाँ, नहीं, आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, जरूर करनी चाहिए। और अगर जॉब मिलती है तो जॉब में भी कोई हर्ज नहीं है, किंतु जॉब जो है ये उच्च जीवन का मार्ग नहीं जाती। आप अपने अंदर की जो जितनी प्रतिभा है, वो अच्छी जॉब मिल जाने पर भी आप बाहर नहीं निकाल पाते। क्योंकि जब आप जॉब मिलती है तब आप 10 to 5 की मानसिकता में आ जाते हैं। तब आपको केवल बॉस को खुश रहना, जो रिपोर्ट ऊपर से दी जा रही है वो आपको बनानी होती है। तो नौकरी जो है ये रोजगार का छोटा मार्ग है, गलत नहीं है, कर सकते हैं। खासकर शुरू शुरू में तो मैं सजेस्ट ही करता हूँ कि 1-2 साल इंटर्नशिप के नाते से कहीं एक्सपीरियंस ले लो। इसलिए जॉब गलत नहीं है, किंतु ये क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट की तरफ नहीं ले जाता। और बहुत बार तो आपको जॉब जो है घर से बहुत दूर मिलती है भाई। और कई बार मैं देखता हूँ बेंगलोर में जाते हैं लड़के, पूना जाते हैं, या गुड़गांव में, पता नहीं बिहार से कहाँ कहाँ से आते हैं। घर से इतना दूर रहकर नौकरी करना, आपको भी कहीं नौकरी मिलती है, अगर घर के नजदीक मिलती है तो फिर सोचिए, कहीं बहुत दूर में मिलती है तो फिर सोचना कि करने की नहीं करनी। और अगर आपका मन उद्यमिता पर अभी से है तो आप रिस्क भी लेने की तैयार रहिए। लेकिन हाँ, नौकरी अगर आपको लगता है कि नहीं 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 मैं सुरक्षित रहूंगा केवल, तो जरा ध्यान रखना भाई, नौकरी की भी सुरक्षा कभी नहीं होती है। आप पढ़ने निकले, जब निकले थे घर से, तो सुरक्षा तो ये भी थी कि चलते कोई एक्सीडेंट ही ना हो जाए। अगर रिस्क नहीं लेंगे जीवन में तो आप क्वालिटी लाइफ नहीं जी सकते। तो नौकरी करना बुरी बात नहीं, लेकिन जिंदगी भर नौकरी करते रहना ये आपके अंदर की प्रतिभा नहीं निकाल सकता, आप अपनी क्वालिटी लाइफ नहीं बना सकते। इसलिए आज नहीं कल आपको वहां जाना चाहिए। रही बात सुरक्षित रहने की, तो कंफर्ट जोन में जीना, ये तो जिन्होंने अपनी प्रगति नहीं करनी होती वो सुरक्षित रहकर अपना जिंदगी निकालते हैं। सुरक्षित रहकर जिंदगी निकालते होते तो फिर तो राम जी कभी
लंका पर चढ़ाई करने नहीं जाते, और आजकल के जमाने में मोदी इतने अभियान नहीं लेते, कोई भी नहीं कुछ करता। जिंदगी जो है, और वो कंफर्ट जोन वालों ने नहीं, एफर्ट जोन वालों ने किया है। इसलिए आपने कहा भी मैं सुरक्षित जीवन रह जाऊंगा, तो सुरक्षित नहीं, बढ़िया जीवन पे सोचिए, क्वालिटी लाइफ पर सोचिए। इसलिए कंफर्ट वाली लाइफ नहीं, क्वालिटी वाली लाइफ, उच्च रोजगार वाली लाइफ। तो इसलिए आप लोग अगर आप जॉब पे जाना चाहते हैं तो मेरा कहना जरूर जाइए, किंतु सारी जिंदगी जॉब में निकाल दें, इस पर मत सोचिए। और भी है क्या कोई भाई? नेक्स्ट किसी हैंड रेस जी पे? है। हाँ, कौन है? हाँ बोलो भाई, क्या है? जी नमस्कार भाई साहब। हाँ नमस्कार नमस्कार। मैं गुरसेवक बराड़ पंजाब प्रांत से जी, चंडीगढ़ से। हाँ जी हाँ जी प्रांत पूर्णकालिक हूँ स्वदेशी जागरण मंच में। भाई जी साहब जी मैं जी। 2 साल से स्वदेशी जागरण मंच से जुड़ा हूँ। बार बार एक ही सवाल आ रहा है कि नौकरी की बजाय एंटरप्रेन्योरशिप को चुनो। यदि नौकरी करना बुरी बात है तो लाखों करोड़ों लोग उसे ही क्यों चुनते हैं? हाँ हाँ, ठीक बात है। हालांकि पहले वाले प्रश्न में इसका उत्तर आ गया है, लेकिन ये सही बात है। इस समय पर का पैराडाइम तो यही बना हुआ है कि रोजगार यानी नौकरी। ये वास्तव में ना अंग्रेजों ने हमारे दिमाग पर डाला है, ये इनका कसूर नहीं है। आजादी के बाद हमने अपने जो शिक्षा में परिवर्तन करके ये चीजें जो आज हम कर रहे हैं, ये जो 47 में लानी चाहिए थी, हम लाए नहीं। अंग्रेजों ने हमारे को बता दिया कि क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जो उन्होंने नौकरी दी है, क्यों उनको तो अपने यहाँ पर नौकर चाहिए थे, जो अंग्रेजी चिटपुट कर जाए उसको नौकरी मिल जाती थी। तो इसलिए अगर आपको हमें इस परिभाषा से बाहर निकालना है तो 1947 से प्रकट करने चाहिए थे। दुर्भाग्य से अपनी सरकारों ने नहीं किया वैसे। लेकिन आज हम जब वो हो गए हैं, तो ये जो पुरानी मानसिकता है ये अभी चलेगी, और अभी एकदम ऐसा नहीं कि आज हमने कह दिया तो कल बदल जाएगी ना। इसके लिए आपको 10 12 15 साल प्रयत्न करने होंगे। लोग इसीलिए चुनते हैं कि उनको लगता है ये अच्छा वो है कि भाई एक बार जॉब में लग जाओ, गवर्नमेंट जॉब में लग जाओ तो जिंदगी भर कोई निकालेगा नहीं, ये जिंदगी तो निकल ही गई। लेकिन ये क्वालिटी लाइफ का या क्वालिटी तरीके का सोचने का तरीका भी नहीं। इसलिए जो मैंने पहले कहा, लोग अभी पुरानी प्रक्रिया के कारण से चुनते हैं, लेकिन जैसे ही हम उनको एजुकेट कर देंगे तो वो एक ठीक मार्ग अपना लेंगे। नेक्स्ट शिवाजी जी है। हाँ जी नमस्ते भाई हाँ साहब, वंदे मातरम। हाँ शिवाजी मेरा बात नाम कर, हाँ शिवाजी बालती लगा है। हाँ मैं विदर्भ प्रांत से प्रांत सह समन्वय का ऐसा दायित्व है। हाँ हाँ मेरी जिज्ञासा है कि घर के लोग हाँ कहते हैं अच्छी पढ़ाई करके नौकरी करो, हाँ। हम उन्हें उद्यमिता के क्या क्या फायदे बता सकते हैं? वैसे तो मैंने जो पहले की सारी आई है आज की प्रक्रिया, इसमें इस बात का उत्तर आ ही गया है ना। लेकिन ये बात ठीक है कि परिवार की मानसिकता, आपने तो ये भाषण सुन लिए, और आप लोग तो कार्यकर्ता टाइप लोग भी हैं कि 2 2.5 साल से बार बार विषय सुन रहे हैं, जॉब्स कितनी हैं, उनकी क्वालिटी कितनी है, बाकी कितनी है, तो नहीं सुना। घर वाले तो ये कहेंगे अरे कहाँ तू ये उद्यमिता कौन सी चीजें बोल रहा है, पढ़ाई कर और नौकरी कर बस, क्योंकि उनको तो एक ही मार्ग पता है। इसलिए हमारे को अपने परिवार वालों को सबसे पहले जरूर इस विषय में कन्विंस करना चाहिए, जरूर उनसे चर्चा करनी चाहिए। ये मैं हमेशा कहता हूँ, मैं उद्यमिता का सबसे बड़े समर्थक हूँ, लेकिन साथ में ये भी कहता हूँ, परिवार से अनुमति के बिना आप सक्सेसफुल जीवन नहीं बना सकते। सक्सेसफुल उद्यम तो क्या चलाना है। इसलिए सबसे पहला काम है, परिवार के लोगों से इन सारे विषयों की चर्चा करिए। आप ये मान के चलिए कि भाई आपने तो सारे विषय संदर्भ सुन लिए हैं, परिवार वालों तो नहीं सुने। इसलिए परिवार में इसकी चर्चा करिए और जल्दबाजी मत करिए। वो एक बार कहेंगे अरे नहीं नहीं ये फालतू की बातें हैं, चलो चलो तुम सीधे से पढ़ाई करो और बस जॉब ढूंढो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आप एक आधा उदाहरण बताइए, अपने बारे में बताइए, दूसरा कोई स्थानीय उदाहरण है उनको बताइए, तो धीरे धीरे करके मान जाएंगे। और निश्चित रूप से उनको कन्विंस करने के बाद ही आप उद्यमिता की तरफ बढ़ने की सोचिए। और वैसे भी हम, हमारी ये परंपरा भी है कि कोई भी हम काम करते हैं
हम अकेले से नहीं चलते, परिवार के साथ ही, परिवार की सहमति बनाकर ही चलते हैं, और हमारे को उसी हिसाब से चलना। नेक्स्ट कोई है अभिषेक जी? जी क्या? गजेंद्र जी। हाँ हाँ गजेंद्र जी, हाँ बोलो। हाँ ठीक, अनम्यूट करो और बोलो। हाँ जी भाई साहब, जय स्वदेशी, गजेंद्र मिश्रा, पूर्णकालिक, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ से। हाँ भाई हाँ साहब, अपन जब अभी संपर्क में जाते हैं परिवारों में, तो उनका एक ही रहता है कि नए अगर 16-17 साल की उम्र से ही बच्चे अगर पढ़ाई लिखाई छोड़ के कमाने में लग जाएंगे तो पढ़ाई तो रह जाएगी उनकी। तो ये एक बड़ी समस्या, उस टाइम पे अपन को लगता है अपन क्या बोले अब, मतलब एक कोई जवाब समझ में नहीं है। ठीक बात है ये तो, क्योंकि जब आप 11वीं 12वीं या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं और आप कहते हैं मैं कुछ छोटा मोटा काम शुरू करता हूँ, तो घर वाले कहते हैं अरे तुम पढ़ाई कर। मेरे तो अपने परिवार में भी ऐसा एक प्रसंग हुआ, जरा समय की कमी के कारण से नहीं बताता हूँ, लेकिन वो परिवार के लोग ही कहने लगते हैं अरे ये तो अभी हम बैठे हैं ना, तो पढ़ाई कर और कर ले, फिर उसके बाद देखेंगे। लेकिन वो भूल जाते हैं, उनको पता नहीं है वास्तव, कि वो वास्तव में अपने ही बच्चे का हित नहीं कर रहे। और ये वास्तव में उनको बताइए कि अर्न बाय लर्न कोई कमाना नहीं है वास्तव में, ये वास्तव में एक सब्जेक्ट सीखना, उद्योगिता सीखना। भाई आप फाइनल ईयर तक करते करते भी 8-10 हजार रुपए कमा लो तो क्या बड़ी कमाई है? कमाई तो नहीं है। ये वास्तव में आप एंटरप्रेन्योरशिप का एक सब्जेक्ट सीख रहे हैं। इसलिए अगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं, तो आप बस घर में ये बताइए कि मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ, 5 के साथ एक एडिशनल सब्जेक्ट ले रहा हूँ। जैसे आजकल बहुत से लोग लेते हैं कि अपना करते हुए उसी समय पर ही, और वो डांस का लेते हैं, कोई गेम्स का ले लेते हैं, एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो ऐसे ही एंटरप्रेन्योरशिप का मैं एक एक्स्ट्रा पार्ट पढ़ रहा हूँ, और वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू है मेरी, मैं सीखना काम कर रहा हूँ, मैं अभी कमाई नहीं कर रहा। वो घर के लोग डर जाते हैं कि अभी तो बच्चा है 16-17 साल का, अगर ये कमाई में लग गया तो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देगा। दो चीजें बताइए, एक तो ये कमाई नहीं है, कमाई सीखना है, ये लर्निंग ऑफ अर्निंग, ये अर्न बाय लर्निंग है, ये लर्निंग ऑफ अर्निंग है। और इसलिए मुझे अनुमति दीजिए। और दूसरा भी उनको एक आश्वस्त करना चाहिए कि आपको है कि मेरी पढ़ाई की, मैं चिंता मत करिए, मैं पढ़ाई में एक भी नंबर कम नहीं आने वाला है मेरा। और हमारा अनुभव भी यही कह रहा है कि जो लड़के अर्न बाय लर्न से कमाई करना सीखते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप 16-17 वर्ष की आयु से सीखते हैं, तो वो लड़के पढ़ाई के प्रति बल्कि ज्यादा सिंसियर हो जाते हैं, ज्यादा अच्छे नंबर आते हैं उनके। ये बात उनको भी बताइए, और आप भी अगर घर में बताते हैं तो आप घर में उनको बताइए कि आप चिंता मत करिए, आप पढ़ाई में मैं कभी भी पीछे नहीं रहने वाला हूँ, बल्कि उससे भी ज्यादा लाऊंगा। हाँ, साथ साथ एक सब्जेक्ट के नाते से एंटरप्रेन्योरशिप या अर्न बाय लर्न भी मैं करता रहूंगा, इसमें 1,000, 500, 2,000, 5,000 रुपया मैं कमाना शुरू करूँ। ऐसा उनको आप कन्विंस कर सकते हैं। लास्ट है क्या? एक प्रश्न का और स्कोप है, नहीं तो हो गया है वैसे समय। प्रश्न कोई और कोई हैंड रेस किए हैं अभिषेक जी, तो उनको परमिशन दीजिए। बस एक ही प्रश्न और ले पाएंगे, क्योंकि प्रोफेसर जी सुषमा यादव जी यहाँ उपस्थित हैं, आके कार्यक्रम के सत्र की अध्यक्षता कर रही हैं। वे जी, बाद में बहुत प्रश्न हमारे सारे हैंड्स रेज्ड है अभी इस टाइम पे, तो फिर एक कोई और है जिनका परमिशन निकाल दे देंगे? भाई साहब से एक मेरी भी जिज्ञासा है कुछ। अच्छा अच्छा, हाँ बताइए बताइए, प्रोफेसरों की भाई भी साहब, जिज्ञासा है। जैसे सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं तो एक विषय आता है कि आपने सक्सेस स्टोरी तो सुनाई, तो हम भी वैसा कर सकते हैं क्या? वो तो उन्होंने कर लिया, तो सक्सेस स्टोरी सुनाते सुनाते बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं भी वैसा कर सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस उसमें कैसे डेवलप करें भाई साहब? ये निवेदन है कि समाधान। हाँ, अच्छा प्रश्न है। बहुत से लड़के ये सोचते हैं, क्योंकि उनको लगता तो है कि हाँ आइडिया तो अच्छा है, और भाई लोग कर भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, हाँ सामने ही दिख रहा है उदाहरण, तो मैं काम कर पाऊंगा? एक मन में डर रहता है। और उद्यमिता सीखना, इसका पहला ही मार्ग है, डर को भगाओ।
पुराना है, मेरे को पता नहीं, एक महापुरुष के नाम से है, डर के आगे जीत है। जिन्होंने भी जीत प्राप्त करनी है उन्होंने डर से आगे निकलना ही होगा। फौजियों में भी कहते हैं कि जब वो आगे लड़ने जाते हैं तो आगे डर होता है, लेकिन एक सीमा से जब उस डर को पार करते हैं तो बस फिर वहां जीतने के चांस सकते हैं। इसलिए ये होगा कि बाकी तो निकल गए हैं, ये उदाहरण उदाहरण भी ठीक है, लेकिन मैं कर पाऊंगा क्या? ऐसे आत्मविश्वास की कई बार कमी रहती है। ऐसे सक्सेसफुल लोगों की जब जीवनी आप बार बार पढ़ेंगे, ऐसे लोगों से चर्चा करेंगे, ऐसे सत्रों में जाएंगे, उससे आपके मन का डर निकल जाएगा। बाकी थोड़ा अपने आप को मजबूत करना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद का जब वाक्य मैं पढ़ता हूं कई बार, आत्मविश्वास, विश्वास विश्वास विश्वास, अपने पर विश्वास, ईश्वर पर विश्वास, इस धारणा शक्ति को जगने दें, यही तुम्हारे को ईश्वर से जोड़ने का मार्ग भी है, सफलता का मार्ग भी है। तो इसलिए आत्मविश्वास ये अपने डर को भगाने का अनिवार्य तत्व है। ये विभिन्न पुस्तकें पढ़ने से, विभिन्न सक्सेसफुल लोगों से चर्चा करने से, अपने शिक्षकों से चर्चा करने से, थोड़ा आत्मचिंतन करने से ये डर दूर हो जाता है और आप सफलता के मार्ग पर बढ़ सकते हैं। आदरणीय अर्चना बहन जी से आग्रह की आगे का। जी धन्यवाद भाई साहब। आज हमारे इस सत्र में हमारे राष्ट्रीय संगठक माननीय कश्मीरी लाल जी भी उपस्थित हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूं और आपका स्वागत करती हूं, क्योंकि माननीय कश्मीरी लाल नमस्कार भाई साहब ने, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। मेरी ओर से भी सबको नमस्ते। बहुत अच्छा सत्र चला और मैंने सुना, शुरू में थोड़ा सा प्रवास में होने करके नहीं सुन पाया था, बाद में सुना है, बहुत अच्छा लगा है। सबको बधाई देता हूँ, आयोजकों को, भाग लेने वालों को सादर नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। क्योंकि माननीय कश्मीरी लाल जी भाई साहब ने ही एक बार स्वावलंबी भारत अभियान को परिभाषित करते हुए बोला था, पुरानी नींव नया निर्माण, यही है स्वावलंबी भारत अभियान। तो जैविक उद्यमिता भी इसी का रेप्लिकेशन है। आज के सत्र की अध्यक्षा के रूप में जिनकी गरिमा में उपस्थिति से हम लाभान्वित हैं, प्रोफेसर सुषमा यादव जी, आप स्वयं महिला सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण हैं। आपसे अनुरोध है कि आज के विषय पर हमारे आपके विचार हमसे साझा करें और देश भर से जुड़े हमारे ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को अपना संदेश दें। प्रोफेसर बहन सुषमा यादव जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। सभी को प्रणाम। और आज के अनुभवी और ओजस्वी वक्ता भाई साहब सतीश जी, क्योंकि आपका ज्ञान मात्र पुस्तकों से नहीं निकला, ये स्पष्ट हो रहा है, ये जीवन की पगडंडियों से निकला है और जीवन के अनुभवों से निकला है, और उन अनुभव मात्र ही नहीं, उन अंतःक्रियाओं से भी निकला है जो आपने अपने इन अनुभवों में और बहुत ध्यान से देखी हैं और उनमें से अर्थ निकाले हैं। तो आपको मैं प्रणाम करती हूँ। स्वदेशी जागरण मंच के सभी अध्यक्ष, राष्ट्रीय संगठक और माननीय पदाधिकारियों को प्रणाम करती हूँ। साथ ही जो देख पा रही हूँ मुझे बुलाने वाले हमारे साथी और भाई जैसे राजकुमार मित्तल जी, जिन्होंने यह पुस्तक हम सबके सम्मुख लाने में सबसे बड़ा योगदान दिया है, क्योंकि उसको शब्दों में बांधा है। और मैं जो आज देख पाई हूँ डॉक्टर विकास जी, जो अभी प्रश्नों को संभाल रहे थे, अर्चना जी जिन्होंने बहुत सुंदरता से हम सबका परिचय दिया है और सबको जोड़ा है, परंतु सबसे, और जगदीश पटेल जी भी मैं देख पाई, प्रोफेसर भगवती प्रकाश जी भाई साहब शायद हैं परंतु अभी देख नहीं पाई हूँ। परंतु इस प्रयास का मैं पहले हृदय से स्वागत करना चाहती हूँ, इसकी आवश्यकता है। और आप देखिए हमारे मानस पे नौकरियां कहाँ तक छा गई हैं कि ये प्रश्न पूछ रहे हैं युवा अभी कि नौकरी अच्छी नहीं है क्या, या आप हमें ये क्यों सिखा रहे हैं कि हम उद्यमिता की ओर चलें। तो आपने उसका उत्तर दिया है, पर भाई साहब एक उत्तर मैं भी देना चाहती हूँ। इतने वर्षों से अंग्रेजी शासन, क्योंकि उन्हें यहाँ काम करने वालों की मात्र आवश्यकता थी, अंग्रेज यहाँ आने को तैयार नहीं थे बहुत ज्यादा, और लाते तो भी ईस्ट इंडिया कंपनी को इतना पैसा उनको देना पड़ता। वो तो सब, इट वाज ए नेशन ऑफ ट्रेडर्स, तो वो तो उनसे मोल भाव करते थे और इतना
गॉड डैम्ड कंट्री कह के भारत की बात करते और इतना पैसा लेते, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए तो ये आवश्यक था, और ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए भी उस समय आवश्यक हो गया कि यहीं के लोगों को पढ़ाया जाए और फिर इस तरह से पढ़ा दिया जाए कि जो वो चाहे वही सही है। तो इतने वर्षों में जो प्रारंभ में परिचय देते समय आपने भी बात की और राजकुमार मित्तल जी ने भी बात की कि यह देश जो चाकरी को निकृष्ट मानता था और कृषि को उत्तम मानता था, उसी राष्ट्र में बिल्कुल पलट गई है बात। अब युवा केवल नौकरी की ओर देखता है, और आपने मुझे अवसर दिया, आपके साथ भाई साहब मैं वहां रही भी हूं, तब सोनीपत महिला विश्वविद्यालय में, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय में लगभग 50 के करीब युवा और युवतियां प्रतिदिन मेरे पास आते थे। मेरी प्रकृति थी कि मैं उन्हें ना भी नहीं कहती थी और बहुत ज्यादा डिस्करेज भी नहीं कर पाती थी, विरोध भी नहीं करती थी, तो वो आते थे। मैं कहती थी ठीक है आप कागज छोड़िए, लेकिन आप कुछ और क्यों नहीं कर लेते? तो नहीं, बस आप नौकरी लगा दो, चाहे इसको अटेंडेंट, पानी पकड़ा दे, और काम भी नहीं सिखाते थे, पानी पकड़ा दे, अटेंडेंट लगा लो, बस नौकरी दे दो, कोई भी नौकरी दे दो। और यहाँ भी देख रही हूँ, तो जो मानसिकता हमारी बनी है भाई साहब, मैं बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ। ये जीवन बदलाव है, मात्र पैराडाइम शिफ्ट ही नहीं है, ये लाइफ चेंजिंग मिशन है आपका। क्योंकि भारत का युवा जो इस समय केवल ये देखता है, किसी मल्टीनेशनल में मिल जाए, रात भर जाग लेंगे और 10-12 हजार ले लेंगे और घर छोड़ जाएंगे, फिर किसी स्लम में जाकर रहेंगे, किसी कुटिया में जाकर पड़ेंगे, ना भोजन होगा, ना माता पिता होंगे, ना परिवार होगा। उससे जो हम उसको भी तोड़े जा रहे हैं, उन सब से बचने के लिए ये आवश्यक है कि ये उद्यमिता का मार्ग दिखाया जाए। और नौकरी मना हम करने को मना नहीं कर रहे, पर नौकरी तो नौकरी, नौकर तो नौकर है। जिस दिन ये बात समझ आ जाएगी, चाहे वो सरकारी नौकर हो, लेकिन नौकर तो है। और हम और मित्तल जी और आप सब भी जो काम कर रहे हैं, सब जानते हैं नौकर तो नौकर ही है, चाहे सरकार का हो। कितने बंधन उस पर होते हैं, कितनी फाइलें हमको चलानी पड़ती हैं, कितनी जगह अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ता है। और कई बार हम ये भी देखते हैं कि बहुत कोई अच्छा निर्णय हम ले सकते हैं, तो भी इतने नियमों में बंधे होते हैं, हम नहीं तो ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही बांध देती है कि हम समझें कि ये रास्ता सही है, तो भी अनेक बार रुक जाते हैं। बाद में कोई इंक्वायरी ना करने लगे, कुछ अच्छे काम में भी गलत ना समझने लगे। तो इसलिए नौकरी से तो वास्तव में मानसिकता बदलनी आवश्यक है, लेकिन जो करना चाहें वो अवश्य करें, परंतु उसके पीछे दौड़े नहीं। और जो बात एक पूछी युवा ने, मैं भी आपके साथ उसका उत्तर भी देना चाहती हूँ कि क्या 15-16 साल की आयु में हमें ये काम आरंभ कर देना चाहिए? तो भाई साहब, पीएचडी वाइवा हम लेने जाते या डीआरसी में जाते, हम उनसे पूछते कि आप अब क्या कर रहे हो आप? 25 साल का, 35 साल का, 37 साल का, 38, 40, 45 तक युवा भी और युवती भी, और वो कहते कुछ नहीं, कुछ नहीं जी, बस टाइम पास करने के लिए पीएचडी कर ले रहे हैं। तो किसी देश का युवा और उसकी मेधा इतने वर्षों तक टाइम पास करे, उस देश की प्रगति और विकास कैसे हो सकता है? इसलिए ये भाई साहब जो आप कह रहे हैं 15-16, मान लीजिए थोड़ा जल्दी भी है, वैसे जिनके यहाँ अपना उद्यम है वो तो 15-16 में से सीखें तो अच्छा है, और यदि नहीं है तो चलिए आप 12वीं तक पढ़ लीजिए। 12वीं तक पढ़ना सबका मैं समझती हूँ आवश्यक है। वह शिक्षा उनके लिए, उनको बनाने के लिए उनमें कुछ मूल्य, कुछ भाषा, कुछ जानकारी, कुछ ज्ञान और उत्साह भी देने के लिए आवश्यक है। परंतु सबको बीए, एमए, पीएचडी करना है और उसके बाद बैठ जाना है कि हमें विश्वविद्यालय में नौकरी मिलेगी, तो वह गलत है। क्योंकि जैसा आपने बहुत सुंदर आंकड़े हमको बताए हैं कि जो इच्छुक हैं वो तो 9 लाख पर मंथ के हिसाब से लगभग तैयार हैं बच्चे, और साल भर में भी इतनी नौकरियां आप निकाल पाए, सरकारी, चाहते सब सरकारी क्षेत्र में हैं, तो वो कभी संभव नहीं है। और आगे आगे सरकार का काम और कम होगा तो ये नौकरियां और छूटेंगी। इसलिए उद्यमिता हमारा मार्ग है। और जितने सुंदर उदाहरण आपने इस पुस्तक में लिए हैं, मैं सारों की बात तो नहीं करूंगी क्योंकि हमारी वर्कशॉप चलेगी और वर्कशॉप में आप ये बताएंगे भी, लेकिन उनमें से कईयों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ। और ऐसा नहीं है
कि उन्होंने कोई ट्रेनिंग ली थी, ऐसा नहीं है कि वो बहुत पढ़े लिखे थे, ऐसा भी नहीं है कि यह शिक्षा उन्हें मिली थी। केवल परिस्थितियों ने, समय ने और उनके साहस ने उनको उद्यमी बनाया। तो परिस्थिति और समय भी आपको बहुत कुछ सिखाती हैं यदि हम उससे सीखने के लिए तैयार हों। और आपने जो भाई साहब बताया है इस तरह से, मैं समझती हूँ गैलीलियो, जेम्स वॉट तो बड़े दूर के हैं, लेकिन हम तो कालिदास और तुलसीदास भी देख लें तो पत्नी के 3 वाक्यों ने उन्हें बदल दिया। और देखिए किन ग्रंथों की रचना की और किस प्रकार से हमेशा के लिए, सदैव के लिए हम सबकी स्मृति में, हम सबकी संस्कृति में रम गए। ऐसे कोई एक वाक्य परिवार के किसी व्यक्ति का भी हमें मार्ग दिखा सकता है। ऐसे कोई हमारा अपना संकल्प किसी भी समय हो सकता है, वह भी हमें राह दिखा सकता है। जैसे छोटी सी बात आपने की है, पर एक जो BTW वाला आपने दिया है, उस व्यक्ति ने एक बात और हमें बताई थी एक बार, ऐसे ही पर्सनल बातचीत में, मैनेजमेंट की बात हम कर रहे थे। उसने कहा मैं भूखा सोया आकर, ये कौन सा हमारा जो फ्लाईओवर है ना इंद्रलोक के पास, चद्दर भी नहीं थी सोने के लिए, सोया। और फिर कुछ दिन के बाद जब थोड़ा थोड़ा काम करने लगा तो मैंने कहा मैं अकेला नहीं खाऊंगा, और अपनी कमाई का 25% तो मैं उन बच्चों को काम देने में लगाऊंगा जो मेरे आसपास भूखे हैं या मेरे गांव से भी आते हैं, मेरे प्रदेश से भी आते हैं। तो देखिए एक संकल्प है, हो सकता है वही पुण्य हो कि वो इतना फ्लरिश इतनी जल्दी कर गया, पुण्य का भी काम होता है। तो हमारे यहाँ जो कहा गया, एक मैनेजमेंट में डॉक्टर मित्तल जरूर जानते होंगे, भारत की जुगाड़ प्रक्रिया की बात की जाती है कि भारत में जुगाड़ हर जगह है। उस जुगाड़ को भी हम उद्यमिता में किसी प्रकार से जोड़ दें तो वास्तव में बहुत सारे स्टार्टअप जो बनने से पहले बिगड़ जाते हैं, या जिनका स्वप्न हम देखते हैं लेकिन स्वप्नों से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, जबकि कार्य रूप में वो हैं, उन पर भी एक पुस्तक आप भाई साहब लिखवाइए, आपसे आग्रह कर रही हूँ। और प्रोफेसर मित्तल, अब आप तो UGC भी आ गए हैं, वह पुस्तक भी लिखवाइए। यह आप ही के जुगाड़ जिम्मे विश्व में लगाना कहीं, पड़ेगी, हाँ जी, आप ही के जिम्मे लगानी मैं पड़ेगी। ले लूंगी जी, बिल्कुल ले लूंगी उनके साथ ठीक है। सर माथे पर वह होनी चाहिए, क्योंकि ये विश्व में कहीं नहीं है कि हम काम चला लेते हैं और जैसी परिस्थिति होती है उसमें चला लेते हैं। तो वह भी हमें लाना चाहिए। मैंने सबसे पहली बार अहमदाबाद मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से उनसे सुना था ये कि जुगाड़ इज द बेस्ट मैनेजमेंट हियर और द बेस्ट स्टार्टअप ऑल्सो। इसलिए ये जो वर्कशॉप आप कर रहे हैं, और इसको नाम दिया आपने बहुत सुंदर, जैविक उद्यमिता, क्योंकि यह कंज्यूमर या मार्केट उद्यमिता नहीं है। आप केवल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपको बहुत पैसा ही मात्र कमाना है, या आप, वो तो आपका बन ही जाएगा जब आप अच्छे से काम आरंभ करेंगे। हमने ये भी देखा है कि ईमानदारी से, सत्कर्मों के साथ जो कार्य आप आरंभ करते हैं वो फलता फूलता अवश्य है, थोड़ा समय बेशक लगाए। तो इसलिए जो अब हम कह रहे हैं कि 9वीं क्लास से हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उद्यमिता ले आएंगे, इसीलिए 15-16 साल आपने कहा है, क्योंकि वह सही समय है जब युवा स्वप्न देखने लगता है, और वह स्वप्न यदि उद्यम के देखे तो वह साकार होते हुए सुंदर दिखेंगे, एंटरप्राइज में बदलेंगे और वास्तव में व्यापार में बदलेंगे। और जो हम अब कह रहे हैं कि क्रिएटिविटी होनी चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, वह तो भारत की रग रग में है, केवल शब्द उसको मिलने चाहिए। अभी तक अंग्रेजी में सोचते थे तो नवाचार पता ही नहीं चलता था वास्तव में, शायद कई बार वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते होंगे जो सोचते होंगे और जो कर सकते होंगे। तो इसलिए जो आपने कहा कि निश्चय एक बार कर लें, यदि साहस एक बार यदि कर लें, और इन दोनों को जोड़कर हम उस, मैं महामार्ग आपने उसको कहा है, पर मैं कहूंगी वो एक यज्ञ ही मान लें जो हम दैनिक करते हैं, वो जीवन यज्ञ है, और उसमें रोज आहुति डालेंगे तो अवश्य ही उसमें खुशबू भी फैलेगी और उसमें से आंच भी निकलेगी जो जीवन का प्रतीक है। और एक बात मैं यहाँ याद दिलाना चाहती हूँ, वैसे बहुत सारे उदाहरण आपने दिए हैं, कल्पना सरोज जी का, गणपति जी का, आप डिटेल में शायद उन पर बात करेंगे अवश्य ही प्रतिदिन। और ये सीड मनी, मुझे लगता है सीड मनी भी उतनी आवश्यक नहीं होती है, केवल आपके मन का भाव आवश्यक होता है। और भारत में तो सहायता करने वालों की भी कमी नहीं है।
आप में एक बार आग दिखनी चाहिए कि इसने कुछ करना है, ये काम करने की इसमें इच्छा है, जैसे आपके उदाहरणों में भी वो मिलता है। इसलिए मैं आपका आज धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया, और यह याद दिलाना चाहती हूँ कि भारत में जो मेधा है, हमारी संस्कृति में कहा गया है विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति कार्यम कभी नहीं कहा गया है, विद्या ददाति रोजगारम भी नहीं कहा गया है। तो विद्या ददाति विनयम आप उतना अवश्य पढ़ें जिससे आपको मनुष्यता समझने में आ जाए, मानवता आ जाए, ह्यूमिलिटी आपके अंदर आ जाए, विनयात याति पात्रता, और उसके बाद आप योग्य बनते हैं। पात्रता तो वहां से मिलती है जब विद्या और विनय दोनों आपके पास आ जाते हैं, और पात्रत्वात् धनम आपनोति, विनय विद्या और योग्यता तीनों के बाद आप धन कमाने के योग्य बनते हैं। आजकल क्या कहते हैं, नई नौकरी मिल गई, चलिए लेट्स हैव फन, भूल जाते हैं पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम, और धन से सबसे पहले धर्म, फिर कामम मोक्ष च, उसके बाद वो दोनों आते हैं। अगर हम जीवन में, और भाई साहब आप रोज याद दिलाइएगा, ये युवा खोता जा रहा है इन संस्कारों को, तो अगर हम सच में ये संस्कार ले लेंगे तो अवश्य ही भारत विकसित भारत भी होगा, संपन्न भारत भी होगा, सुरक्षित भारत भी होगा, और हमारे सपनों का भारत भी अवश्य बनेगा। आपने आज यह आरंभ किया जो वास्तव में यह स्वदेशी का लक्ष्य है, और मुझे जो अवसर दिया, मैं 2 बात आपके साथ कर सकी। मैं जुड़ी रहूंगी, और मैं चाहती हूँ कि उद्यमी भारत का हमारा सबका स्वप्न साकार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बहन सुषमा जी। आपको सुनकर आज हम सभी बहुत प्रसन्न हैं, और बहुत ज्यादा प्रसन्न इसलिए हैं कि आपके रूप में एक बड़ी बहन और एक मार्गदर्शक आज हमें सभी कार्यकर्ताओं को हम लाभान्वित हुए हैं, हमें मिली हैं, और इसी प्रकार आप हमसे जुड़ी रहें और हमेशा मार्गदर्शन करती रहें, ऐसी आशा लेकर। और अभी हमारे बीच में हमारे स्वावलंबी भारत अभियान के राष्ट्रीय संयोजक समन्वयक माननीय भगवती प्रकाश जी शर्मा उपस्थित हैं। तो आपको भाई साहब बहुत बहुत प्रणाम, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। सुषमा बहन जी भी याद कर रही थी आपको, प्रसाद जी प्रणाम, जी प्रणाम। हाँ, सुषमा जी कह रही थी भक्ति जी दिख नहीं रहे। नहीं, वो मुझे उसने पैनलिस्ट बनने के लिए बाद में पूछा, और शुरू में वो मेरे पास लिंक दूसरा था। अच्छा, फिर अंकित से बात हुई, और फिर वो मुझे उसने दूसरा लिंक भेजा, तब मैं जुड़ पाया। तो सुषमा जी को नमस्कार, बहुत दिनों बाद सादर हम मिल प्रणाम रहे हैं। जी, नमस्ते, सच प्रणाम। सुषमा बाकी जी ने प्रोफेसर बहुत मित्तल मन तो कॉर्डिनेट कर रहे हैं। बहुत मन से आपको याद किया था शायद, इसीलिए भाई इसीलिए। साहब मन से आ गए। हाँ, और माननीय भगवती जी भाई साहब सभी कार्यकर्ताओं का एक प्रकाश पुंज की भांति सभी का मार्गदर्शन करते रहते हैं। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं खुशियों का कल ढूंढना होगा, बेरोजगारी का हल ढूंढना होगा। आइए सब मिलकर प्रयत्न करें, बेरोजगारी को जड़ से खत्म करें। और आज के इस सत्र में ये महसूस हुआ कि जैविक उद्यमिता, स्वरोजगार, और जो भी हम लोग उद्यम करते हैं, हमारे संस्कारी और सांस्कृतिक उद्यम, हम अपने संस्कार और संस्कृति को साथ लेकर जो उद्यम करेंगे, जो उद्यमिता करेंगे, निश्चित रूप से हम सब सफल होंगे। आज की सत्र की समापन की तरफ हम जा रहे हैं। मैं हमारी अखिल भारतीय सह महिला प्रमुख बहन विजय रश्मि जी से अनुरोध करूंगी कि वे कल्याण मंत्र के साथ में। हाँ जी, बहन विजय रश्मि जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। सभी को प्रणाम। सभी को नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।
सतीश जी भाई साहब बहुत अच्छा किया, आज बहुत दिन में देखा आपको। दीदी जी एक सूचना है वो ठीक है बहन जी। हाँ, सूचना कोई रह गई क्या डॉक्टर विकास? जी ये जुड़ने का लिंक यही कॉमन रहेगा 7 दिन तक, जो बंधु और भगनी जुड़े हुए थे इसी लिंक पर हम समय से 5 मिनट पहले 6:55 तक इसमें जुड़ जाए, ताकि समय से 7 बजे शाम से ये सत्र शुरू हो सके। और जिन प्रांत से बंधु भगनी कुछ छूट गए हों तो प्रांतीय जो अपेक्षित हैं तो उस प्रांत के बंधु भगनी से आग्रह है कि उन तक इस सूचना को पहुंचा दें, ताकि उस प्रांत से 45 प्रांत और 11 क्षेत्र से अपेक्षित सभी कार्यकर्ता 6:55 समय से जुड़ सके। यही एक संक्षिप्त सूचना थी। जी नमस्कार भगवती जी, नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। मैं मोबाइल से जुड़ा हूँ, वो पता नहीं अच्छा। लैपटॉप से वो समझ कोड। सकते हैं जी। हाँ समझ सकते हैं जी। जी हम लीव कर सकते हैं अभी जी। तो मैं पहले वाले लिंक से जुड़ गया था तो वो उससे अलाउ नहीं कर रहा था, फिर आशीष से अंकित से दूसरा लिया और अब ये जुड़ पाया। मीटिंग लीव कर सकते हैं सब। हमसे बेहतर हम बोलो वंदे मातरम, आत्मनिर्भर हम